चलिए फिर आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज डे 5 का आपका वीडियो डिस्कशन है पॉलिटी का, और हम 5 दिन कंप्लीट कर चुके होंगे आज का डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद। तो आप लोगों को बताना है कि यह वीडियो देखने के बाद अब जो 55 दिन का जो प्लान रखा गया था पॉलिटी में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और कोई समस्या अगर आ रही है तो वह भी बताओ। जो भी दिक्कत होगी वो दिक्कत पूरी दूर करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पार्लियामेंट हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में क्या किया था? पिछले वीडियो में हमने एग्जीक्यूटिव बॉडीज देखी हुई थी, और समझ लेते हैं पहले सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत यह समझाया था कि एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जुडिशरी होती है, और आपकी एक लेजिस्लेचर बॉडी होती है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? विधि निर्माण करना, और एग्जीक्यूशन का काम क्या होता है? उन्हीं विधियों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना। और जुडिशरी का काम होता है कि कोई अगर असंवैधानिक तरीका अपनाया गया है तो उस असंवैधानिक तरीके को दूर करते हुए वहां पर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है इसको स्थापित करना। इस संबंध में तीनों की सेपरेशन ऑफ पावर, तीनों को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं, लेकिन तीनों की अलग अलग शक्तियां होने के बावजूद तीनों में कुछ हार्मनी भी दिखती है, तीनों में बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दिखाई देता है। ये हमने वहां पर डिस्कस कर लिया था, और पिछले वीडियो में हमने वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इन सब के बारे में अध्ययन किया हुआ है। आज का वीडियो जो रहेगा वो पार्लियामेंट पर रहेगा, यानी कि हम लेजिस्लेटिव बॉडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले रोल ऑफ पार्लियामेंट पता होना चाहिए। इसको पढ़ने से पहले संविधान में इसकी क्या व्यवस्था की गई है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है, महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है पार्लियामेंट की, वो होती है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग बॉडी के रूप में काम करती है भारत में आपकी संसद। ठीक है, कानून निर्माण का काम कौन करता है? यह संसद करती है। इसके अलावा और क्या काम होता है? और काम होता है जो हमने पीछे एग्जीक्यूटिव पढ़ा, जो हमने कार्यपालिका पढ़ी, तो कार्यपालिका को अकाउंटेबल बनाने का काम कौन करता है? तो वह भी आपका ये विधायिका ही करती है। देखो यार, विधायिका से ही आपके कुछ लोग, एग्जाम्पल लेते हैं, विधायिका में जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, वहां से ही कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल होते हैं, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी में शामिल होता है। तो विधायिका से ही कुछ लोग कार्यपालिका में जाते हैं, तो इसलिए कार्यपालिका अंतिम रूप से जवाबदेह किसके प्रति होती है? तो लोकसभा के प्रति होती है बेसिकली। तो इसलिए संसद का काम क्या हो गया? यहां से संसद का काम हो गया कि आपकी कार्यपालिका को अकाउंटेबल बनाया जाए। इसके साथ साथ कुछ आपको यहां पर पता होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव के साथ साथ जुडिशरी पावर भी होती हैं। वो कैसे होती हैं? वो आप देखते हो, इंपीचमेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पर जो इंपीचमेंट प्रोसेस होता है वो कहां पर होता है? वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको पार्लियामेंट में ही दिखाई देता है। तो इस कारण से यह एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी के रूप में भी यहां नजर आती है। तो ये हमने इसकी भूमिका समझी। इसके साथ साथ जो डिबेट्स वगैरह होती हैं, जो डेमोक्रेटिक इश्यूज पे डिबेट्स होती हैं, वो सारी की सारी डिबेट कहां होती हैं? पार्लियामेंट के भीतर होती हैं। इसीलिए लोकतंत्र का मंदिर भी बोला जाता है इसे। तो ये पार्लियामेंट की भूमिका है, इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, एक एक आर्टिकल को समझेंगे, और जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं इसको हम यहां अच्छे से समझ लेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कर लेंगे, और उसके बाद जो फैक्ट होते हैं वो काफी आसान हो जाते हैं, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, और आपके आंसर सही होने लगते हैं। तो सबसे पहले देखो, पार्लियामेंट शुरू करने से पहले जो करंट की एक न्यूज है कि न्यू पार्लियामेंट जो बिल्डिंग बनी हुई है, इसके बारे में अध्ययन थोड़ा सा कर लेते हैं। जो प्रश्न आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में यहां से जो पूछे जा सकते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 28 मई को आपका इसका उद्घाटन होता है। क्यों बनाई जा रही है ये तो पता ही होगा कि 2026 से आपका जो डिलिमिटेशन आपका कमीशन है, इसने 2026 की गाइडलाइन तय की है। इसके बाद देखो, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगहों पर सीटों में वृद्धि होने वाली है, और जो पुराना ढांचा था हमारा संसद का, इसमें इतने स्थान नहीं है, तो इसलिए एक नए जो है पार्लियामेंट की जरूरत थी। तो एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग आपको नजर आएगी बनी हुई, और वह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है। ये सारी जो बातें लिखी हुई है, ये आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बनने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो न्यू जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसके तहत न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है, और यह प्राचीन स्थापत्य से बहुत ज्यादा प्रेरित नजर आती है। और यह नई बिल्डिंग आप देखोगे तो यहाँ 6 दरवाजे आपको नजर आएंगे। इसमें कुछ प्रमुख दरवाजे हैं, जिसमें पहला है आपका गज द्वार जिसे बोलते हैं, और यह गज द्वार जो है जहां कहां से प्रेरित है? तो कर्नाटका के मधुकेश्वर मंदिर से यह गज द्वार प्रेरित है। वहीं दूसरा आपको अश्व द्वार, तो अश्व द्वार आपको कहां दिखाई देता है? कोणार्क में आपका जो उड़ीसा है, उड़ीसा में सूर्य मंदिर से ही ये अश्वद्वार जो है प्रेरित दिखाई देता है। तीसरा है गरुड़ द्वार। गरुड़ द्वार देखिए 18वीं शताब्दी में नायक पीरियड हुआ, इस पीरियड के स्थापत्य से ही प्रेरित होकर के गरुड़ द्वार का निर्माण कराया गया है। यह प्रमुख देखो द्वार यहां चर्चा की गई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गज द्वार, अश्वद्वार और गरुड़ द्वार।
इसके साथ साथ एक पेंडुलम, फैकॉल्ट पेंडुलम, ये भी बहुत ज्यादा इसकी चर्चा हुई जब आपका न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। तो ये फैकॉल्ट पेंडुलम जो है ये छत पर यहां पर लगाया गया है और छत पर स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ यह पेंडुलम जो है भारत और ब्रह्मांड के बीच हार्मनी का प्रतीक है। तो क्लियर तरीके से आपको समझ में आया होगा, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बता दी गई कि किस प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया जा रहा है, उद्घाटन कब हुआ है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं, वो समझ लीजिएगा। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर, अपने पार्लियामेंट पर। देखो यार, पार्लियामेंट को पढ़ते हैं इससे पहले आपको यह समझना होगा कि भाग 5 के अंतर्गत हमने भारतीय संविधान के भाग पढ़े। भाग में हमने देखा भाग 5 के अंतर्गत, जहां हमने पिछले वीडियो में एग्जीक्यूटिव, जिसके अंतर्गत हमने वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल का अध्ययन किया। अब इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे ये हम लेजिस्लेचर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ये आर्टिकल 79 के अंतर्गत पार्लियामेंट, संसद की चर्चा की गई है। ठीक है, ध्यान से समझते चलना एक एक चीज को। तो आर्टिकल 79 के अंतर्गत पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस किया गया है और पार्लियामेंट को हम डिस्कस करेंगे उससे पहले इसके हम संरचना को समझ लेते हैं। पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन? पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है लोकसभा। और राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। यहां समझते हैं कि इसको अपर हाउस क्यों बोला जाता है। देखो, अपर हाउस बोलने का कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। सीधा सीधा मतलब ये होता है, यह ब्रिटेन की, देखो हमने संसदीय प्रणाली से अपनी व्यवस्था, संसदीय प्रणाली उठाई हुई है। अब वहां पर ब्रिटेन में जो 2 सदन हैं आपके, एक सदन होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, एक होता है आपका हाउस ऑफ लॉर्ड। तो हाउस ऑफ लॉर्ड की तरह ही हमारे यहाँ पर राज्यसभा होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड में होता था जो मेरिट पीपल्स होते थे, जो उच्च कुल के लोग होते थे, शाही परिवार के लोग होते थे, मुख्यतः वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शामिल होते थे। उसी तरीके की व्यवस्था की गई कि राज्यसभा में भी देखो 12 मनोनीत सदस्य आते हैं जो अधिक योग्य होते हैं तुलनात्मक दृष्टिकोण से। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि लोकसभा में बैठे जो व्यक्ति हैं वो योग्य नहीं है। यहाँ क्या होता है, योग्यता के आधार पर ही इनका मनोनयन, नॉमिनेशन ही किया जाता है। जब नॉमिनेशन योग्यता के आधार पर किया जाता है तो यह बोला गया कि ये क्या है, यहाँ मेरिट लोग होंगे, तो इसीलिए इसको भी अपर हाउस बोल दिया जाता है बोलचाल की भाषा में। बाकी इसका नाम क्या है, राज्यसभा। और आर्टिकल 80 के अंतर्गत यह राज्यसभा का वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। और आर्टिकल 81 आपका लोकसभा के बारे में बतलाता है। तो यहां पहले हम क्या करेंगे, पहले राज्यसभा की संरचना को समझ लेंगे। एक एक चीज जो इससे संबंधित है, आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है, सब कुछ यहां पर अच्छे से समझ लेंगे। तो राज्यसभा पहले हम डिस्कस करते हैं। राज्यसभा का डिस्कस करने से पहले राज्यसभा के बारे में यह बताओ कि यहां पर मैक्सिमम जो संख्या है, मैक्सिमम मेंबर्स हैं राज्यसभा के, कितने निर्धारित किए गए हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। तो राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो अधिकतम 250 है। क्लियर? राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250 है। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए कितने सदस्य हैं, 245 हैं। 245 में से भी 225 जो सदस्य हैं ये राज्यों से आते हैं और 8 जो हैं आपके यूटी से आते हैं। ध्यान से सुनना। और 12 आपके कहां, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। देखो ये चीज समझ लो, राष्ट्रपति जो यहां नॉमिनेट करता है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से करता है। तो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको सलाह देगा, जिनकी एडवाइस देगा, उन्हें ही यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट कर दिया जाता है। पहले नॉमिनेट वाले खत्म कर देते हैं, फिर अभी इलेक्टेड वाले का प्रोसेस पूरा समझेंगे कि ये कौन होते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, सारे स्टेट से आते हैं, ये होते कौन है भाई, और इनका चुनाव किया जाता है या निर्वाचन किया जाता है, कैसे किया जाता है, यही तो समझना है। जटिल चीज तो यही है, इसको भी बहुत आसान शब्दों में समझ लेंगे, बिल्कुल यहां पर टेंशन नहीं लेनी है। तो पहले नॉमिनेटेड वाले देख लेते हैं। नॉमिनेटेड के लिए यहां तय किया गया है, 4 फील्ड तय की गई हैं। पहली है आपकी लिटरेचर, दूसरी है आपकी आर्ट और तीसरी है आपकी साइंस। यहां क्रम का भी ध्यान रखना है। यहां पहली है देखो लिटरेचर, दूसरी है साइंस, फिर है आपकी आर्ट और चौथी है आपकी सोशल सर्विस, समाज सेवा। याद रखना यहां पर लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, यही 4 क्रम है। इसी तरीके से हमारे संविधान में इसी क्रम में दिया हुआ है, जिन ग्राउंड्स पर आपके यह नॉमिनेट किए जाते हैं 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो राज्यसभा में नॉमिनेटेड 12 सदस्य होते हैं, यह क्लियर हो गए। अब इसके बाद आते हैं इलेक्टेड वाले पर। जो आपके इलेक्टेड होते हैं, तो बताओ इलेक्टेड क्या आपके प्रत्यक्ष होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन तो होता नहीं है। अगर डायरेक्ट इलेक्शन होता, कि आज तक आपने कभी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दिया है, इन्हें चुनाव वोट दिया है आपने? नहीं दिया होगा। तो अगर उन्हें वोट नहीं दिया है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है इनका, तो इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का होता है। लेकिन एक माइन्यूट सा अंतर होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के सदस्यों में, वो भी आज क्लियर करेंगे। वो भी देखो प्रश्न बनता है वहां से आपसे। तो देखो यार, यहां जो इलेक्शन होता है, इनका वोट होता है, कैसे होता है? तो प्रोसेस वही है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम।
जो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली है, इसी का प्रयोग किया जाता है यहां पर भी राज्यसभा के सदस्यों को चुनने में। लेकिन प्रश्न आपसे बनेगा कि इन्हें चुनने के लिए वोटर कौन होते हैं? तो वोटर कौन होंगे, कॉमन सेंस के आधार पर सोचो। जैसे लोकसभा है, डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि, यहां पर राज्यसभा है, राज्यसभा को लाया ही गया था राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था, यानी कि जहां स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा। अब स्टेट का अगर रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है केंद्र में, तो हम क्या करेंगे, राज्यों में जो विधानसभा है, यहां जो निर्वाचित सदस्य आए हैं, जिस पार्टी के निर्वाचित सदस्य आएंगे, वो क्या करेंगे, अपने अपने प्रतिनिधि अगर वहां पर भेज देते हैं, तो आपका राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी दिखाई देगा। तो भारत में जो एक संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे को भी यहां स्थापित किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से राज्यसभा की स्थापना की गई थी। अब बोले राज्यसभा में, यहां से हमें पता चला कि वोटर जो होंगे वो राज्यसभा के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहेंगे। अब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे कैसे? तो करने के लिए जो प्रोसेस है, जिस तरीके का प्रयोग किया जाएगा, वही कहलाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब ये क्या होता है भाई, इसको भी समझाया था, लेकिन चलो एक बार और इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखो, चार लोग आपका एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, ABCD, चार व्यक्ति आपके खड़े होते हैं, किसके लिए, राज्यसभा सदस्य के लिए। अब यहां विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कौन हो गए, विधायक। आसान शब्द में एकदम समझो, तो विधायकों को बोला गया आप वोट दीजिए। तो विधायक जो वोट देगा यहां पर, तो वरीयता क्रम में वोट देगा। जैसे उसने ए को 1 नंबर पे दिया, सी को 2 नंबर पे, और बी को उसने 3 नंबर पे रखा, डी को 4 नंबर पे रखा, तो ये वरीयता क्रम में उसको वोट देने का राइट दिया जाता है। अब वरीयता क्रम में चारों आपके जो मेंबर थे, जो खड़े हो रहे थे, जो मेंबर नहीं, जो आपके समझिए यहां पर राज्यसभा के सदस्य के लिए जो चार व्यक्ति खड़े हुए थे, इन चार व्यक्तियों को वरीयता क्रम में यहां पर विधायक के द्वारा वोट दिया जाएगा। अब यह विधायक के द्वारा वरीयता क्रम में वोट दिया गया, लेकिन एक कोटा डिसाइड कर दिया जाता है कि यह कोटा जब प्राप्त कर लेगा व्यक्ति, तो वो राज्यसभा का सदस्य बन जाएगा। क्लियर, ध्यान से सुनना, एक कोटा निर्धारित किया जाता है, और वो कोटा की अगर प्राप्ति हो जाती है, उतने वोट अगर मिल जाते हैं उस व्यक्ति को, तो वह राज्यसभा का सदस्य हो जाता है। बोले एक बार में सभी ने वोट कर दिया और किसी को भी कोटा नहीं मिला, तो जो चौथे नंबर पे, जो इन चारों में से चौथे नंबर पे आता है, फिर उसका देखा जाता है कि पहले नंबर वाला वरीयता क्रम हटा के पीछे के वरीयता क्रम में किसको उसने दूसरे पे रखा, तीसरे पे, चौथे पे, तो उस आधार पर क्या किया जाएगा, वो वोटों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा बाकी के जो आपके व्यक्ति खड़े हुए थे, तो बाकी के व्यक्तियों को ट्रांसफर किए जाते हैं उसके वोट। इसीलिए व्यवस्था कहलाती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। समझ में आया कि ये नाम जो पड़ा है क्यों पड़ा है, ठीक। और ये जो चुनाव होते हैं, अप्रत्यक्ष जो चुनाव हो रहे हैं या निर्वाचन जो हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, इस व्यवस्था को समझ लिया, और कैसे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है विधायकों के द्वारा, इसको समझ लिया। और एक बात बताइए, जनसंख्या के आधार पर ही जब सीटों का आवंटन किया जाएगा राज्यसभा में, तो सर्वाधिक सीटें किसके पास रहेंगी, कॉमन सेंस बेस्ड पर उत्तर प्रदेश के पास ही सर्वाधिक सीटें रहती हैं। फिर आपकी महाराष्ट्र के पास रहती हैं। उत्तर प्रदेश का या यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, सीटों को लेकर के एक तरफ सीट दे देता है, एक तरफ राज्य दे देता है, मैच करने के लिए कई बार क्वेश्चन ये आपसे देखो बनाया गया है। तो आप राज्यसभा के मामले में बना सकते हो यूपी महान। क्या बनाओगे, यूपी महान, तुम भी बनो, ठीक है, ध्यान से सुनना, तुम भी बनो, नाटक मत करो, बस इतना याद रखना। इसके साथ क्या होगा, आपको एक क्रम ऊपर से क्रोनोलॉजी अगर लगाने को आएगा कि सीटों की संख्या के आधार पर आपको घटते क्रम में लगाना है। तो यूपी महान, तो उत्तर प्रदेश में आपकी 31 सीटें हैं, महान से आपको याद करना है महाराष्ट्र, ठीक है। तुम से क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसकी कितनी 18 सीटें हैं। भी बनो, अब भी बनो से क्या होगा, दो यहां पर आ जाएंगे, बिहार 16, बंगाल 16, तो तुम भी बनो, तो बी मतलब है आपका बिहार, और बनो बीए मतलब है आपका बंगाल। इन दोनों के पास 16-16 आपका राज्यसभा की सीटें हैं। और फिर नाटक मत करो, नाटक से हो जाएगा आपका कर्नाटक, इसके पास आपकी 12 सीटें हैं। 12 सीटों के बाद जो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 3 स्टेट आते हैं जिनके पास 11 सीटें हैं, तीनों के पास ही राज्यसभा में 11 सीटें मौजूद हैं। तो ये आप क्या कर सकते हो, इस निमोनिक को याद रखोगे तो एक क्रोनोलॉजी याद रहेगी, और ये क्रोनोलॉजी अगर याद रखोगे तो 31 से ये 12 तक का सफर है। इसके बाद के जो 3 राज्य हमने देखे जिनके पास 11-11 सीटें हैं, मैक्सिमम जो प्रश्न हैं इन्हीं से आपके आ जाएंगे मैच करने के लिए। नहीं आएंगे तो 4 में से 2 जरूर मिल जाएंगे। अब 2 मिल जाएंगे तो एलिमिनेशन करके आप उसको खत्म कर सकते हो, अपना आंसर सही मारना है। और फैक्चुअल चीजें भी कैसे सही की जाती हैं। बात करते हैं कि देखो, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज तो किया जाता है, लेकिन यहां पर गुप्त मतदान नहीं होता है, खुला मतदान होता है। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, इन दोनों के मामले में
जो एसटीवीएस जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, इसके साथ गुप्त मतदान आपको लिखा दिखाई देगा, यानी कि गुप्त रखा जाता है जो भी उसको वोट देते हैं। लेकिन यहां पर गुप्त नहीं रखा जाता है, उसका कारण क्या है? बहुत सारे विधायक ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचार या धन के प्रलोभन में आकर के पैसा लेकर के जिस पार्टी से आते हैं और उसके बदले राज्यसभा में किसी और दल के व्यक्ति को राज्यसभा में अपना वोट दे देते हैं। तो यहां एक दिक्कत आ रही थी, इस दिक्कत को खत्म करने के लिए ही यह जो गुप्त मतदान वाला सिस्टम था, इसको 2003 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के माध्यम से खत्म किया गया, संशोधन किया गया और गुप्त मतदान की जगह क्या जोड़ दिया गया? खुला में मतदान होगा। अब सबको पता रहेगा कि विधायक महोदय ने राज्यसभा में जो सदस्य के लिए वोटिंग की है वो कैसे की है, जो प्रेफरेंस वरीयता लेवल जो रखा है, वरीयता का क्रम जो रखा है वो कैसे रखा हुआ है। ये पूरा का पूरा देखो प्रोसेस होता है राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत आसानी से कोशिश की गई है कि पूरे प्रोसेस को, चुनाव के जो इलेक्शन का तरीका है उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। कितने होते हैं आपको संरचना, हमने स्ट्रक्चर यहां से समझा राज्यसभा का कैसा होता है। क्योंकि हमारा ये उच्च सदन है, इसके साथ साथ यह परमानेंट सदन भी बोला जाता है। स्थायी सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार इसका गठन हो गया उसके बाद ये कभी समाप्त नहीं होता है। समाप्त क्या होता है? समाप्त होते हैं इनके सदस्यों का जो मेंबरशिप होती है। और सदस्यों की मेंबरशिप कैसे है? यहां तय किया गया है कि 6 वर्ष तक यहाँ जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल रहता है। देखो 6 वर्ष तक कैसे रहता है? 6 वर्ष तक भी बोला गया है कि हर दूसरे साल 1/3 इसके सदस्य जो है वो निकलते रहेंगे और 1/3 सदस्य नए जुड़ते रहेंगे। तो अब नए जुड़ते रहेंगे, आते रहेंगे, तो इस चक्कर में क्या होगा? राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होगा। तो इसीलिए इसको स्थायी सदन बोल दिया गया। लेकिन 6 वर्ष रहता है और यह बात पूछी जाती है कि हर 2 साल पर 1/3 सदस्य जो हैं ये सेवानिवृत्त होते रहते हैं। याद रखना, ये रिटायर होते रहते हैं। और 1/3 है, यहां कंफ्यूज कहां करता है? 2/3 कर देगा, वहां गड़बड़ हो जाएगा। तो 2/3 तो नहीं हो सकता है, कॉमन सेंस से भी आप इसका आंसर सही कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ के लोकसभा के स्ट्रक्चर को समझते हैं। आर्टिकल 80 आपका कहता है राज्यसभा के बारे में, वहीं अगला आर्टिकल 81 आपका बतलाता है लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में बताया गया है कि जो मैक्सिमम सीटें रहेंगी वो 552 हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो सीटें हैं वो 543 हैं। ध्यान से समझना, 543 सीटें हैं जो वर्तमान में हैं, जिसमें 530 सीटें आपकी स्टेट में डायरेक्ट जिनका इलेक्शन होता है, जो हम जिसमें भी भागीदारी करते हैं। यदि देखो आप 18 साल के हो चुके हो तो आप इलेक्शन देने के लिए, आप वोट देने के लिए क्या हो चुके हो? योग्य हो चुके हो। तो बोले देखो 524 जो सीटें हैं जो राज्यों से आती हैं, ये क्या होती हैं? डायरेक्ट यहां पर इलेक्शन होता है। और 20 सीटें कौन सी होती हैं? जो यूटी के द्वारा आती हैं, यह भी आपकी निर्वाचित होती हैं। कुछ यूटी हैं जहां पर इलेक्शन होते हैं और डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अभी समझते हैं इसका प्रोसेस कैसे है, किस तरीके से यहां चुनाव कराया जाता है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या यहां भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है? तो आपको बताना है नहीं भैया, यहां सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम नहीं है। यहां कौन सा सिस्टम है? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। पीछे भी हम इसको पढ़ चुके हैं। ये होता क्या है अभी एक एक करके इसको देखते हैं। पहले इसके जो नंबर है ना टोटल, इसको समझ लेते हैं। तो 530 हो गया, 20 आपका यूटी से जो निर्वाचित होते हैं, 2 आपके कौन से सदस्य हैं? 2 आपके ये एंग्लो इंडियन होते हैं। अब ये एंग्लो इंडियन जो है इनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन एंग्लो इंडियन को लेकर के अभी हाल ही में 2020 में बदलाव हुआ, जहां पर 104वां संविधान संशोधन 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जिसमें यह बोला गया कि अब जो एंग्लो इंडियन है इसके कार्यकाल को आगे एक्सीड नहीं किया जाएगा। याद रखना, जहां तक अब तक एंग्लो इंडियन थे इसके आगे इनके कार्यकाल को एक्सीड नहीं किया जाएगा। लेकिन एक और बात इसमें यह भी क्लियर किया गया है कि आर्टिकल 331 अभी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बना हुआ है, जिसके तहत एंग्लो इंडियन को आरक्षण मिला हुआ था पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में। लोकसभा में यहां एंग्लो इंडियंस को आरक्षण दिया गया था, अनुच्छेद था 331। तो ये अभी बनाकर रखा गया है। केवल 104वें संविधान संशोधन से यह बोल दिया गया है कि अब आगे इनको भैया एक्सीड नहीं किया जाएगा इनका कार्यकाल। ये चीज याद रखना, बहुत ही बारीक होता है, बारीक अंतर होता है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। और ऐसे ही घुमा देता है थोड़ी सी लैंग्वेज, फिर गलत हो जाता है। अब 524 जो हैं, इन सीटों में सर्वाधिक सीटें कहां से आएंगी? स्वाभाविक सी बात है उत्तर प्रदेश। तो यूपी महान तो यहां पर भी याद रखना है। लेकिन यहां बंगाल और बिहार, देखो बंगाल के पास 2 सीटें ज्यादा हैं बिहार से, फिर तमिलनाडु। ये ऊपर के आपको टॉप 5 जो है ना, ये टॉप 5 एकदम रटे होने चाहिए, किस राज्य की कितनी सीटें हैं। राज्यसभा वाले में तो हमें याद हो गई, एक निमोनिक बना लिया हमने। और यहां पर आपके लोकसभा में कितनी सीटें हैं, एटलीस्ट टॉप 5 वाले कम से कम हमें याद होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अब इसके चुनाव प्रणाली को, इसका जो सिस्टम है इलेक्शन कराने का लोकसभा में, इसको समझ लेते हैं। राज्यसभा का सिस्टम थोड़ा जटिल था, इसलिए वहां रुककर समझा, लेकिन इसका सिस्टम जो है बहुत आसान है। कौन सा सिस्टम है? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है, जिसके तहत जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही भैया जीत जाएगा। ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, बताओ यार, सांसद का वोट होता है, विधायकी का होता है, इनमें सब में जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वही तो जीतता है।
है ना, कोई वहां पर कोटा तो बनाया नहीं गया है, बिल्कुल नहीं बनाया गया है। तो इसी प्रोसेस को ही बोला जाता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। बस ये नाम नहीं हमें पता होता है, बाकी हम इस प्रोसेस का हिस्सा तो होते ही हैं। ठीक, अब देखो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत हम चुनाव कराते हैं लोकसभा के सदस्यों का, लेकिन यहाँ जो निर्वाचन क्षेत्र है, अब निर्वाचन क्षेत्र को लेकर के यहाँ बोला गया है कि जो निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण है इसको निर्धारित किया जाएगा डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से। जो परिसीमन आयोग है, ये परिसीमन आयोग का गठन पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, और ये पार्लियामेंट के द्वारा 1952 में देखो इसकी पहली बैठक होती है। पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया? 1952 में किया गया। और यह तय किया गया कि भाई जो निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं भारत में जो निर्वाचन क्षेत्र रहेगा वो किस तरीके से निर्धारित होगा। ठीक, निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा 80 सीटें हैं, अब 80 सीटों के अंतर्गत कौन से क्षेत्र में किसकी जो सांसदीय है ना, जो सांसद का क्षेत्र होता है, सांसदीय क्षेत्र होता है, वो कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, कौन कौन सा निर्वाचन क्षेत्र रहेगा, कहां से कौन सा व्यक्ति खड़ा होगा, ये सब तय कौन करता है? ये डिलिमिटेशन कमीशन तय करता है। तो इन 80 सीटों का निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। यह बोला गया कि जो जनगणना होगी, हर जनगणना के बाद 10 सालों पर जनगणना होती है, और जनगणना के बाद यह डिलिमिटेशन आयोग तय करेगा कि भाई अगले चुनाव के लिए कितनी सीटें रहेंगी। क्लियर बात है? तो अब यहां पर बात हुई कि लोकसभा में देखो यहां 1971 में एक डिबेट आकर खड़ी हो जाती है। होता क्या है, 1971 में यह डिबेट खड़ी होती है कि 1971 के बाद से जो उत्तर के राज्य हैं, भारत में जो उत्तरी राज्य हैं, उत्तर के राज्यों में और दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या में एक बड़ा अंतर दिखाई देगा। इसके बाद क्यों दिखाई देता है? क्योंकि साउथ के जो स्टेट होते हैं इन्होंने परिवार नियोजन के कार्यक्रमों पर बेहतर तरीके से काम किया था, वहीं जो नॉर्थ के जो स्टेट होते हैं इनमें जनसंख्या तेजी से ग्रो करती है। अब बोले जब तेजी से ग्रो करेगी और डिलिमिटेशन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करेगा, सीटें बढ़ाएगा, तो जनसंख्या के आधार पर जब सीटों का निर्धारण होता है तो बताओ सीधा फायदा किसको मिलेगा? बोले नॉर्थ के स्टेट को मिलेगा। अब नॉर्थ के स्टेट को जब फायदा मिलेगा और पॉलिसीज किसकी बढ़िया? साउथ की। तो ये डिबेट एक खड़ी हो गई। इस कारण से अभी तक जो जनसंख्या का आधार रखा गया है उसे 1971 का ही जनसंख्या का आधार रखा गया है। ये आपसे प्रश्न बनता है एग्जाम में, 1971 के जो जनगणना है इसको आधार बनाया गया है, लेकिन इसके पीछे का रीजन अगर आपको पता होगा तो ये क्या रटने वाली बात है? बिल्कुल नहीं रटने वाली बात है, समझने वाली बात है। और फिर एक प्रश्न बनाया जाता है कि कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। देखो यार 71 में डिबेट आई थी तो 52, 62 और 72, 71 की जब जनगणना होती है उसके बाद 72 में जब इसकी बैठक होती है तो अभी तक 3 बार हो चुका था इसकी बैठक कमीशन की, और चौथी बार 2002 में होती है। अभी समझते हैं कि यहां पर क्यों होती है। ठीक, अब देखो फिर से डिबेट यही उठती है। तो जब 2001 में, यहां समझिए 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से जब 2001 में यह तय होता है कि 2026 तक आपका 1971 का ही आधार रहेगा। ये क्लियर तरीके से समझ जाना कि जब 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, यहां तय कर दिया गया कि भैया 2026 तक जो जनगणना है आपका 1971 की जनगणना को ही लोकसभा में सीटों के लिए आधार रखा जाएगा। ये बात एकदम स्पष्ट कर दी गई। फिर बात आई 87वें संविधान संशोधन की। तो 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, वो किस लिए हुआ इसको जानते हैं भी। देखो बात आती है कि चलो ठीक है, मान लिया भारत में नॉर्थ और साउथ के राज्यों के बीच डिबेट रहती है, लेकिन अगर किसी स्टेट के भीतर, किसी एक ही स्टेट के भीतर जो निर्वाचन क्षेत्र है इसमें अगर बदलाव हो रहा है, जनसंख्या में बदलाव हो रहा है, तो वो निर्वाचन क्षेत्र तो बदला जा सकता है ना, वहां की जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, एक स्टेट के अंदर तो आप बदल सकते हो कम से कम बाद की जनसंख्या को आधार बना करके। तो बोले हाँ ये किया जा सकता है, यहां तो कोई डिबेट नहीं है। तो इस कारण से जो 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है ये 2001 की जनगणना को आधार बनाता है। और किस लिए आधार बनाता है आपको अभी समझा दिया कि राज्य के भीतर जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, जो राज्य के भीतर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं इनका विभाजन किया जाता है। तो राज्य के भीतर जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है इनका विभाजन 2001 की जनगणना को आधार बनाकर किया जाता है। वहीं लोकसभा में जो वर्तमान में सीटें हैं कितनी है भैया? 552। तो ये 552 सीटें, इनमें जनगणना कौन सी है? 1971 की जनगणना को आधार बना करके इन सीटों का निर्धारण किया गया है। आई होप कि अब जितनी सारी चीजें होती हैं कंफ्यूजन वाली, वो सारी कंफ्यूजन वाली चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अक्सर आप देखते होंगे कहां 2001 की जनगणना को आधार बनाया जा रहा है, कहां पे 1971 की जनगणना को आधार बनाया जा रहा है, परिसीमन आयोग क्या है, ये सारे डाउट्स अब उम्मीद करता हूं आपके क्लियर हो रहे होंगे।
आगे बढ़ते हैं तो अब संसद की सदस्यता पर आते हैं। देखो ध्यान से समझो, संसद की सदस्यता की बात की गई है। यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ मिलाकर के पढ़ेंगे। अब एक साथ मिलाकर पढ़ने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आर्टिकल 84 में यह डिसाइड किया गया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए संसद के सदस्य बनने के लिए। संसद के सदस्य में यहाँ लोकसभा का और राज्यसभा का दोनों को पढ़ेंगे। तो लोकसभा के लिए, दोनों के लिए पहली बात तो अनिवार्य है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, क्लियर। और दूसरी बात यह है कि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए और वहीं लोकसभा के लिए उसकी मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यहां लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ये क्लियर तरीके से क्वालिफिकेशन में आर्टिकल 84 के अंतर्गत हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका सबसे ज्यादा जो बनता है वो डिस्क्वालिफिकेशन पर बनता है और डिस्क्वालिफिकेशन की चर्चा आपकी की गई है आर्टिकल 102 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 102 के अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि संसद जो है किन किन परिस्थितियों में अपनी सदस्यता को खो सकता है या डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इसको ऐसे समझो, तो डिस्क्वालीफाई होने के लिए संविधान में क्या क्या बातें बताई गई हैं इसको हम देखेंगे। इसके साथ साथ इसके अलावा संसद को यह कानून बनाने का अधिकार दिया गया है संविधान में कि संसद कानून बनाकर तय कर सकती है कि किन किन ग्राउंड्स पर आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। तो यहां पर एक कानून बनाया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। कौन सा कानून है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। वहां कुछ ग्राउंड्स क्लियर किए गए कि इन ग्राउंड्स पर संसद की सदस्यता को खत्म किया जा सकता है, सदस्य की सदस्यता को खत्म किया जा सकता है। तीसरा एक ग्राउंड निकल कर आया, एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत भी आप पाए गए है ना, दल बदल के आधार पर भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। चौथा है स्थानों को रिक्त करने के मामले में। तो यहां दोहरी सदस्यता वाला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि अगर दोहरी सदस्यता को लेकर के आपको अगर जिम्मेदार पाया जाता है ना, दोहरी सदस्यता आपने ले ली तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ये 4 आधार हैं जिनके आधारों पर संसद के सदस्यों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अभी आसानी से एकदम समझ लेंगे कि संविधान में क्या कहा गया है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझना है ना। थोड़ा सा राजनीतिक भाषा में समझने के बजाय अगर आसान भाषा में समझो तो ज्यादा याद हो जाती हैं चीजें। जैसे संविधान में ये कहा गया, अगर आप भैया लाभ के पद पर हो, अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पहले ही समझा दिया कि लाभ के पद जो है एक तो संसद के द्वारा तय किए जाते हैं, इसके अलावा वो सारे पद जहां आप राज्य सरकार से वेतन ले रहे हो, किसी तरीके की सहायता ले रहे हो, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर अगर आप रहोगे और सरकार में ही आप जा रहे हो और सरकार से ही आप वेतन टैक्स ये सब उठा रहे हो, तो बोले ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर अगर आप रहते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, संविधान में क्लियरली बोल दिया गया है। दूसरी बात होगी, अगर आप पागल हो यानी कि अनसाउंड माइंड है आपका, या इंसॉल्वेंट हो, दिवालिया हो आप, तब भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तीसरी बात बोली गई, आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली, भैया हमारे यहाँ पर इकहरी नागरिकता का जब प्रावधान है पता है आपको, तब भी डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस हैं। ये 3 प्रमुख मेजर जो प्रावधान किए गए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, ये हमारे संविधान में है। इसके बाद बोला गया संसद जो है कानून बना सकती है और कानून बना करके बहुत सारे ग्राउंड्स और रहते हैं डिस्क्वालीफाई करने के, वो भी निर्धारित कर सकती है। तो संसद ने इसी में एक कदम उठाते हुए आगे आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया और यहां बोला अगर कोई भी अपराध में लिप्त है, ऐसी अपराध किया हुआ है, ऐसे अपराध की सजा उसे दी गई है जिसमें हो सकती है, जिसमें 2 साल की सजा हो सकती है, यानी कि 2 साल से ज्यादा की अगर सजा उस व्यक्ति को हो सकती है जो आपका संसद का सदस्य है, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये मामला एक आपने अभी देखा होगा, इसका एग्जाम्पल है राहुल गांधी वाला मामला। तो राहुल गांधी वाले मामले में जो उनके ऊपर आरोप लगे थे, जो अपराध के तहत उनके ऊपर आरोप लगे थे, इसमें 2 साल से ज्यादा की सजा थी। 2 साल से ज्यादा की अगर प्रावधान है उस आरोप के अंतर्गत, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसी कारण से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया भी गया। यहां याद रखना, जो अपराध है इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन काउंट नहीं होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब जहां संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की जाती है, तो उसको सजा 2 वर्ष में काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर, यहां याद रखना इस बात को। अब बात करते हैं फिर राहुल गांधी वाले में मामला फंसा कहां पर। फंसा यहीं पर, अगला प्रावधान जब आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये बोला गया कि डिस्क्वालीफाई करने का जो अंतिम फैसला है वो किसके हाथों में रहेगा। आरपीए 1951 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड एक तो ये 2 वर्ष वाला था, इसके अलावा और भी ग्राउंड्स निर्धारित किए गए थे। अगर वह व्यक्ति करप्ट प्रैक्टिसेस में पाया गया, उसके अलावा अगर वह व्यक्ति कोई गवर्नमेंट आपका इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपका रहता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का मतलब होता है गवर्नमेंट कोई कंपनी वगैरह है और उस गवर्नमेंट कंपनी में उसके 25% के आसपास अगर शेयर है उसमें, है ना, 1/4 शेयर अगर उसके मौजूद हैं, तब भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये आरपीए जो एक्ट है आपका, इसके तहत ये सारे ग्राउंड्स बताए गए हैं डिस्क्वालीफाई करने के। अब लेकिन ये अधिकार किसको दिया गया है? ये अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति जी को। और राष्ट्रपति जी करते किसकी सलाह पर हैं? इलेक्शन कमीशन की सलाह पर। चुनाव आयोग राष्ट्रपति महोदय से बोलेगा
और यह जो सलाह दी जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा यह बाध्य होगा, राष्ट्रपति यहां पर डिस्क्वालीफाई कर देगा। समस्या राहुल गांधी वाले मैटर में क्या आई? समस्या ये आई कि बोले यहां पर जब अंतिम फैसला राष्ट्रपति जी का होता है और राहुल गांधी को किसने डिस्क्वालीफाई कर दिया था? स्पीकर महोदय ने कर दिया था। बोले आपको इस वाले संबंध में देखो, इस वाले नियम में आरपीए एक्ट के तहत आपके पास ये राइट ही नहीं है डिस्क्वालीफाई करने का, तो आपने फिर डिस्क्वालीफाई किया कैसे? यहां जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, और वो भी राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? इलेक्शन कमीशन की सलाह पर करता है। हालांकि बाद में राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है, लेकिन यह मामला क्यों उठा था, इतना तूल क्यों पकड़ी थी, ये समझ में आया होगा आपको। क्लियर? राहुल गांधी के एग्जाम्पल से ये सारा जो फैक्ट है ये इजिली समझ में आ गया होगा। अगला जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्या आधार हो सकता है? एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो यार, एंटी डिफेक्शन लॉ जब दल बदल के आधार पर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यहां व्यक्ति देखो किन किन आधारों पर वो डिस्क्वालीफाई होगा। पहला होगा कि अगर अपनी मर्जी से वो क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देता है। एक बात बताओ, अगर वो अपनी मर्जी से पॉलिटिकल पार्टी छोड़ रहा है, इसका मतलब यह मानकर चला जाता है कि वो किसी धन प्रलोभन के दबाव में आकर के या बहुमत बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसको डिस्क्वालीफाई कर दो। फिर जिस दल से वह चुना जाता है उस दल के द्वारा कोई निर्देश जारी किए जाते हैं और उसके अगेंस्ट में जाकर अगर वो व्यक्ति वोट कर देता है तब भी भैया डिस्क्वालीफाई करो। तीसरा होता है कि कोई व्यक्ति अगर निर्दलीय आया है चुनकर और किसी दल को यदि वह ज्वाइन कर लेता है, भैया आपको जनता ने निर्दलीय चुना था, आप किसी दल को अगर ज्वाइन कर लेते हो तो इसका मतलब है उस दल को अगर मान लीजिए एग्जाम्पल बहुमत नहीं मिला है, आपने उस दल की सदस्यता ले ली तो वो बहुमत में आकर सरकार बना लेगी, ठीक है, जबकि जनमत उसके पक्ष में नहीं था। तो यह भी एक डिस्क्वालिफिकेशन का आधार है कि आप किसी भी दल की सदस्यता नहीं ले सकते हो अगर आप निर्दलीय आते हो। क्लियर? और अगर आप नॉमिनेटेड हो तो आपको 6 महीने के बाद अगर किसी दल में आप शामिल हो रहे हो तब भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। यहां याद रखना, पीछे हमने देखा कि आरपीए एक्ट 1951 के तहत वहां अंतिम फैसला किसका होता है डिस्क्वालिफिकेशन का? तो प्रेसिडेंट महोदय का होता था। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत किसको अधिकार दिया गया है? तो यदि लोकसभा की बात होगी तो लोकसभा के स्पीकर को, यदि राज्यसभा की बात होगी तो राज्यसभा के चेयरमैन साहब को यह अधिकार दिया गया है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन तय कर सकता है। कौन डिस्क्वालीफाई करेगा? चेयरमैन साहब या स्पीकर साहब, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत। लेकिन बात आती है कि भैया ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत यहां पर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? तो पहले तो ये बात हुई कि नहीं, ये जुडिशियल नो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। लेकिन आगे चल करके क्योतो होलान मामला हुआ, इस मामले में बोला गया कि जो प्रोसेस होता है, जो ग्राउंड्स होते हैं, जो आधार आपने लगाए हैं डिफेक्शन के, जो एंटी डिफेक्शन के आपने आधार लगाए, इन ग्राउंड्स को चेक किया जा सकता है। अगर ये ग्राउंड संविधान के विरोध में जाकर असंवैधानिक होंगे तो क्या होगा भैया? जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत, संविधान के दायरे में रहकर ही जो भी आपको पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग करनी है वो करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए अब जुडिशियल रिव्यू के दायरे में एंटी डिफेक्शन के अंतर्गत कोई कार्रवाई की जाती है वह भी आती है। यह भी क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है भाई, अगर एक बात बताइए, अगर दोहरी दो हमने देख लिए ग्राउंड्स, कौन से देखे? एक तो संविधान में जो थी बातें वो देख ली, आरपी एक्ट के तहत जो बातें बोली गई वो देख ली। तीसरी बात हम देखी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत जो जिन जिन ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है वो समझ लिया। अगला कौन सा है? अगला है दोहरी सदस्यता के आधार पर। दोहरी कैसी? दोहरी सदस्यता ये होती है, कोई भी व्यक्ति है वो दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाता है, राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए। तो उसको 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि भैया किससे जो है वो सदस्यता अपनी जारी रखेगा। अगर नहीं जारी रखेगा तो राज्यसभा वाली सीट क्या होती है? वैकेंट मान ली जाएगी 10 दिनों में। तो पहली तो बात ये होती है, और अगर नहीं छोड़ रहा है तो फिर आप देखिए ये डिस्क्वालीफाई आप हो सकते हो। ठीक। दूसरी बात होती है, उसको क्या करना पड़ेगा? राज्यसभा की सीट खाली करनी पड़ेगी। और दूसरा होता है, किसी सदन का सदस्य यदि दूसरे सदन के लिए चुन लिया जाता है। एग्जाम्पल कैसे है? जैसे मान लीजिए पहले वो राज्यसभा का सदस्य था, उसके बाद वह लोकसभा के लिए खड़ा होता है। अब लोकसभा के लिए यदि वह चुन लिया जाता है, लोकसभा में वह जीत जाता है, तो उसको पहले सदन की सदस्यता को छोड़ देना होगा। किसी भी तरीके से आप दोहरी सदस्यता नहीं रख सकते हो आप। यह ओवरऑल इसका मतलब है, सारे पॉइंट्स का यही निकल कर आएगा। कैसे? यदि एक सीट में वह एक, अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है? एक ही सदन की सीटों पर चुन लिया जाता है तो वह स्वेच्छा से एक सीट खाली कर देगा। क्या मतलब है इसका? कि एक ही सदन में 2 सीटों से, जैसे राहुल गांधी 2 सीटों से, वायनाड से और बाराबंकी से, सॉरी रायबरेली से, 2 जगहों से जीत कर आते हैं, तो उन्हें स्वेच्छा से, यहां प्रावधान किया गया है कि आप स्वेच्छा से क्या करो, एक सीट छोड़ दो, नहीं तो आपकी दोनों सीटें चली जाएंगी। चौथा प्रोविजन ये किया गया है कि यदि एक व्यक्ति संसद और विधानमंडल दोनों जगहों का सदस्य है तो उसको 14 दिनों के अंदर विधानमंडल की सीट या विधानसभा की सीट जो है वो खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी संसद की सदस्यता भी चली जाएगी। ये डिस्क्वालिफिकेशन का तरीका काफी आसान है, क्योंकि भाई दोहरी सदस्यता आप नहीं रख सकते हो, है ना, वो सीट खाली रहेगी, फिर उसके लिए बाद में उपचुनाव कराए जाते हैं और उपचुनाव के बाद उन सीटों को भरा जाता है। ठीक।
अब आते हैं अनुपस्थिति वाला। अनुपस्थिति वाला ग्राउंड ये रहता है कि 60 दिनों तक, अगर वह व्यक्ति 60 दिनों तक बिना कारण बताए हुए सभा से, सदन से अनुपस्थित रहता है तो वह व्यक्ति डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यह बड़ी बात थी समझने वाली। बाकी संसद के जो सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो नियुक्त कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है, उसके समक्ष ही शपथ लेते हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब हमने लोकसभा देख लिया, राज्यसभा देख लिया, लोकसभा में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने समझ ली हैं। अब आते हैं संसद के पीठासीन अधिकारी पर। संसद के पीठासीन अधिकारी में सबसे पहले लोकसभा में देखते हैं। लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, एक होता है आपका अध्यक्ष, दूसरा होता है उपाध्यक्ष। अभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। साथ ही साथ इसकी शक्तियां आ जाइए, एक एक करके समझते हैं। देखो इसकी जो पावर्स होती हैं, पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस खूब बनते हैं। सबसे पहली पावर क्या है? ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करना। यहाँ एक एक शब्द को बहुत गौर से पकड़ते हुए चलना, क्योंकि यहाँ अगर जल्दबाजी में आपने क्या किया, पढ़ के आगे निकल गए ना, तो गलती होने के बहुत चांस रहते हैं। कैसे? यहाँ बात की गई है ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करना। ज्वाइंट सेशन क्या होता है पहले ये समझो। जैसे लोकसभा में कोई बिल आता है, राज्यसभा में आता है, अब दोनों जगहों पर वह पारित नहीं हो पाता है, एक कंट्रोडिक्शन पैदा हो जाता है कि कोई भी साधारण यदि विधेयक आता है। अब इस साधारण विधेयक पर एक पावर रहती है, एक यहाँ पर प्रोविजन किया गया है ज्वाइंट सेशन का। दोनों को मिला करके, लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके एक सेशन किया जाता है जिसको ज्वाइंट सेशन बोला जाता है। तो इसी ज्वाइंट सेशन की जो अध्यक्षता की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो आपके लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। लेकिन यह ज्वाइंट सेशन आहूत कौन करता है? याद करो जब पीछे हमने पढ़ा था कि ज्वाइंट सेशन आहूत करने का अधिकार जो होता है ये राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव बॉडी के बाद हमने विधायी शक्तियां पढ़ी थी, वहां पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो है इस संयुक्त अधिवेशन को क्या करता है? आहूत करता है, यानी कि बुलाता है। और बुलाने में भी आर्टिकल कौन सा है? यह पूरा नियम कहां पर बनाया गया है? आर्टिकल 118। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आर्टिकल 118 के अंतर्गत यह नियम प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि यह जो ज्वाइंट सेशन है ये किसके द्वारा आहूत किया जाएगा। यह क्लियर तरीके से लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा यह ज्वाइंट सेशन क्या किया जाता है? आहूत किया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो आर्टिकल 118 एकदम अच्छे से इसको पढ़ लेना। और उसके बाद ही यहीं पर लिखा हुआ है क्लियर तरीके से कि ये जो अध्यक्षता की जाएगी ये किसके द्वारा की जाएगी? यहां पर लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। अब क्लियर हो गया होगा आपको, ज्वाइंट सेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा। एक प्रश्न और आता है कि अभी तक, आज तक की स्थिति में कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है, बैठी है? तो संयुक्त बैठक आज तक 3 बार। ठीक है, 3 बार आपकी संयुक्त बैठक बैठी है। सबसे पहली बार अगर पूछा जाए तो दहेज प्रतिषेध पर जो दहेज निवारक जो नियम आया था, अधिनियम आया था 1961 का, सर्वप्रथम जो है यहाँ पर आपको संयुक्त बैठक देखने को मिलेगी। दूसरा क्या है? दूसरा है कि कोई भी धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही धन विधेयक का निर्धारण किया जाएगा कि कोई है विधेयक या नहीं है। इसको समझते हैं क्यों किया जाता है। देखो यार, धन विधेयक किससे संबंधित होता है? टैक्सेस वगैरह से संबंधित होता है। और टैक्सेस कौन भरता है? जनता भरती है। और जनता के प्रतिनिधि कहां बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। इसीलिए कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्धारण लोकसभा के स्पीकर को ही दे दिया गया। क्लियर बात है? आगे बढ़ते हैं तो दल बदल पर देखो, जो डिस्क्वालिफिकेशन का राइट किसको दिया गया था? तो यहां पर लोकसभा में अगर होगा, ये एंटी डिफेक्शन लॉ चल रहा होगा, तो यहां लोकसभा स्पीकर के पास रहेगा। राज्यसभा में रहेगा तो राज्यसभा के चेयरमैन को रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ कमिटीज होती हैं जैसे कार्यमंत्रणा, नियम, रूल्स कमेटी, सामान्य प्रयोजन, इनकी सबकी अध्यक्षता भी करता है। अब ये जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो पद है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बैकग्राउंड में जाओगे तो 1919 एक्ट 1919 का भारत शासन अधिनियम जब आता है, जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हो, इस अधिनियम के तहत तय किया जाता है कि आपका क्या होगा, 1921 से गवर्नर जनरल ने क्या किया, एक प्रेसिडेंट और एक डिप्टी प्रेसिडेंट नियुक्त करना शुरू किया। ठीक है, यह प्रावधान कहां से शुरू हो रहा है? 1919 के अधिनियम से। और 1919 के अधिनियम के बाद से एक प्रेसिडेंट और एक डिप्टी प्रेसिडेंट, अभी तक उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में नहीं जाने जाते थे, ये प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते थे। तो पहले जो डिप्टी प्रेसिडेंट भारतीय बनते हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। लेकिन आगे चलकर 1925 में जब केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव होते हैं, तो वहां पर पहले निर्वाचित जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो कौन चुने जाते हैं? विट्ठल भाई जे पटेल। तो विट्ठल भाई पटेल जी जो हैं पहले निर्वाचित अध्यक्ष चुने जाते हैं और पहले भारतीय होते हैं, ये याद रखना, 1925 में। आगे फिर 1935 के अधिनियम के तहत यह बोला जाता है कि प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट ही आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहलाएंगे।
और भारत की आजादी के पश्चात भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? जीवी मावलंकर साहब बनते हैं। और भारत के पहले उपाध्यक्ष कौन बनते हैं? अनंत संयम अयंगर जी बनते हैं। आगे ये लोकसभा के स्पीकर भी बनते हैं। ध्यान रखना, जो भी ज्वाइंट सेशन की हमने चर्चा की, ज्वाइंट सेशन में पहला ज्वाइंट सेशन दहेज निवारक अधिनियम पर बैठता है 1961 में। तो दहेज निवारक अधिनियम 1961 का जब ज्वाइंट सेशन बैठ रहा होता है तो इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति यही थे। कौन? अनंत संयम अयंगर, जो पहले भारत के उपाध्यक्ष भी थे। भारत के पहले अगर पूछा जाए लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत संयम अयंगर। इनकी कहानी, इनसे जुड़ा हुआ एक किस्सा और बता दिया तो आपको ये नाम और याद हो जाएगा इजिली। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आपको देखो ये पता होना चाहिए कि लोकसभा के जीवन काल तक पद देखो धारण रहता है। 3 शर्तें, अगर 3 शर्तों के अधीन वो आता है। कौन कौन सी 3 शर्तें आती हैं? एक तो वह सदन का सदस्य नहीं रहता है। दूसरा है कि उपाध्यक्ष को संबोधित करके यदि वह त्याग पत्र दे देता है। देखो, अगर वो त्याग पत्र दे देगा तब भी वह नहीं रहेगा अध्यक्ष, सदन का सदस्य नहीं रहेगा तब भी नहीं रहेगा। अब यहां सदन के सदस्य के रूप में लोकसभा स्पीकर की तुलना आप कर सकते हो ब्रिटेन के स्पीकर से। क्लियर बात है? यहां पर होता क्या है, जब वहां पर लोकसभा स्पीकर रहता है तो वो अपने जो दल होता है उससे सदस्यता को छोड़ देता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में अपने दल का सदस्य रहते हुए भी, अपनी सदस्यता धारण करते हुए भी लोकसभा का स्पीकर बन सकता है। क्लियर बात है? और आगे बात करते हैं, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य यदि उसके खिलाफ संकल्प पारित कर देते हैं। याद रखना, तो यह भी एक तरीका होता है जहां वो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बना रहेगा। सामान्यतः तो क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, जो लोकसभा चल रही है उस लोकसभा के जीवन काल तक वह भी अध्यक्ष बना रहेगा। तो 5 वर्ष का लोकसभा रहता है, 5 सभा का कार्यकाल रहता है लोकसभा का, तो 5 साल तक आपको लोकसभा अध्यक्ष भी दिखाई देता है। दोबारा अगर वही सरकार लोकसभा में आती है, एग्जाम्पल वर्तमान समय में ओम बिरला है जो दोबारा लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। क्लियर? तो ये बात आती है लोकसभा के अध्यक्ष को लेकर के। अब इसके विरुद्ध अगर संकल्प आता है तो यहाँ एक मेजर पॉइंट है, थोड़ा माइन्यूट सा अंतर है लोकसभा के स्पीकर में और राज्यसभा के स्पीकर में। क्या अंतर है यहाँ पर? अंतर ये होता है कि लोकसभा के स्पीकर के विरुद्ध अगर संकल्प लाया जा रहा है, लोकसभा के विरुद्ध अगर संकल्प लाया जा रहा है तो क्या उसे वोट करने का राइट होता है? तो बोले बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोकसभा का स्पीकर भी उस सदन का सदस्य है, इसलिए उसको यहां पर वोट करने का अधिकार होता है। लेकिन निर्णायक मत अगर पूछा जाए, कास्टिंग वोट करने का अधिकार भी है क्या? कास्टिंग वोट क्या होता है? कास्टिंग वोट होता है कि मान लो बराबर में, उसके विरुद्ध में और उसके समर्थन में हटाए जाने के लिए अगर संकल्प लाया गया और उसके बराबर में जितने उसके विरोध में पड़े उतने उसके समर्थन में पड़े। अब कास्टिंग वोट क्या डाल सकता है लोकसभा का स्पीकर? तो बोलोगे नहीं भैया, जब उसी के विरुद्ध लाया जा रहा है तो कास्टिंग वोट डालने का अधिकार उसको नहीं दिया गया है। ये लोकसभा स्पीकर के बारे में जानकारी। अब राज्यसभा स्पीकर के बारे में यह है कि अगर इसी तरीके का संकल्प राज्यसभा चेयरमैन के विरुद्ध लाया जाता है तो क्या वो कास्टिंग वोट दे सकते हैं? बोले देखो, वो पहली बात तो वोट ही नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें वोट देने का राइट ही नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण क्लियर है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, कौन होते हैं? पदेन सभापति, वाइस प्रेसिडेंट महोदय होते हैं। तो वो पदेन सभापति होते हैं, यानी कि वो पद जो है उस सभापति, जो भी उपराष्ट्रपति के पद पे रहेगा वो राज्यसभा का सभापति रहेगा। ठीक है? तो अब जब वो सदस्य ही नहीं है राज्यसभा के तो उनको फिर वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। इसीलिए जब उनके विरुद्ध संकल्प लाया जाएगा सभापति के विरुद्ध तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, और जब लोकसभा के अध्यक्ष के विरुद्ध लाया जाएगा तो इसे वोट देने का अधिकार है। आसान था समझना कि नहीं? कारण अगर आपने समझने की कोशिश की तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। फिर चर्चा होती है प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। अभी बहुत चर्चा हुई, असदुद्दीन ओवैसी का जब मामला उठता है प्रोटेम स्पीकर को लेकर के तो ये बहुत ज्यादा चर्चित रहा ये टर्म। प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? देखो, कोई पुरानी सरकार जब चली जाती है उसके बाद नवनिर्वाचित सरकार आती है। अब नवनिर्वाचित सरकार में लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों को शपथ भी दिलानी है। बोले बिल्कुल दिलानी है। तो शपथ दिलाने के लिए कौन होना चाहिए? कोई तो व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि अभी लोकसभा का अध्यक्ष तो है नहीं। तो लोकसभा का अध्यक्ष ना होकर के हम एक प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। अस्थायी रूप में एक स्पीकर रहता है, और ये प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ये भैया प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। टेम्परेरी रहता है। और ये क्यों आता है? प्रोटेम स्पीकर जो आता है ये नवनिर्वाचित, जो नई निर्वाचित लोकसभा आई है इसके सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किया जाता है। हमने ये पीछे पढ़ा कि जो ये सदन के सदस्य होते हैं या तो प्रेसिडेंट के समक्ष या प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करता है। तो किसको अपॉइंट करता है? प्रोटेम स्पीकर साहब को अपॉइंट करता है। अब प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त किया जाएगा? तो ये वरिष्ठता के आधार पर तय किया जाता है। ओवैसी का मामला क्या था? ओवैसी का मामला यह था कि यहां मामला मुद्दा फंसता है कि एज के आधार पर वरिष्ठता तय की जाए कि उसके टेन्योर के आधार पर वरिष्ठता तय की जाए। तो ओवैसी साहब को जो
किया गया था वो टेन्योर के आधार पर किया गया था। 6 बार से वो चुनकर आ रहे थे, तो टेन्योर के बेसिस पर सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट थे, इसलिए इन्हें वहां पर प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो मुद्दा यही रहता है प्रोटेम स्पीकर का, और एग्जाम्पल के साथ आपने समझा तो अब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब आर्टिकल 85 क्या कहता है? 85 सीधा यही बोलता है कि जो एक सत्र होता है, दो सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है कि मिनिमम जो है एक साल में 2 सत्र तो हो ही सकते हैं। आर्टिकल 85 में इसका उल्लेख भी किया गया है। लोकसभा के उपाध्यक्ष पर आते हैं। देखो उपाध्यक्ष जो होता है वो जब लोकसभा स्पीकर का पद खाली रहता है तो उपाध्यक्ष का पद आपका, इसके लिए उपाध्यक्ष का पद निर्धारित किया गया कि भाई जब लोकसभा का स्पीकर नहीं रहेगा तो वह स्पीकर के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। क्लियर बात है। और लोकसभा का उपाध्यक्ष होता कौन है? सदस्यों में से ही एक होता है। एक बात और याद रखना, लोकसभा का जब अध्यक्ष रहेगा तो उपाध्यक्ष जो है उसके अधीनस्थ नहीं रहता है, सबऑर्डिनेट नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वह सदस्य के रूप में काम करता है और सारे अधिकार उसके पास वही होते हैं जो अन्य सदस्यों के पास होते हैं। और वह किसके प्रति अकाउंटेबल होता है? तो वह लोकसभा के प्रति या संसद के प्रति जवाबदेह होता है या उत्तरदायी होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे चल करके हुआ ये कि देखो यार, लोकसभा का अध्यक्ष जो बनता है वो तो रूलिंग पार्टी से बनता है, तो 11वीं लोकसभा से यह परंपरा है, याद रखना ये परंपरा है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। 11वीं लोकसभा से यह तय किया गया कि जो विपक्ष पार्टी होगी, विपक्षी दल रहेगा आपका, वहीं से आपका अपोजिशन पार्टी से जो ये क्या होगा, लोकसभा उपाध्यक्ष, जो आपका लोकसभा उपाध्यक्ष रहेगा, इसको चुना जाएगा। तो यहां समझने वाली बात है, अभी कुछ समय से लोकसभा उपाध्यक्ष का पद खाली क्यों पड़ा हुआ था? उसका रीजन ये था कि कोई विपक्षी दल ही नहीं था। विपक्षी दल क्यों नहीं था? क्योंकि इसको लेकर के हमारे यहाँ पर मान्यता है कि जो 1/10 यानी कि कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 जिस पार्टी का होगा वही आपका अपोजिशन पार्टी रहेगी। तो कोई पार्टी अभी तक थी ही नहीं जो टोटल का 1/10 रही हो, इसीलिए बहुत समय तक लोकसभा उपाध्यक्ष का पद जो है ये खाली बना रहता है। क्लियर बात है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सभापति वाली बात है कि अगर उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों नहीं रहते हैं तो फिर सभापतियों की एक तालिका बना दी जाती है और आगे फिर कार्रवाई कोई करनी होती है, दोनों को अनुपस्थिति में वहां से व्यक्ति को चुन लिया जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम की दृष्टिकोण से। राज्यसभा का सभापति देखते हैं। देखो राज्यसभा का सभापति हमने देखा कौन होता है, पदेन सभापति होता है और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यहाँ पर राज्यसभा के सभापति, यानी कि जो उस पद पे रहेगा, बेसिकली उस पद पे जो भी व्यक्ति रहेगा वो क्या रहेगा, राज्यसभा का सभापति रहता है। दो मामलों में यहाँ पर लोकसभा स्पीकर से वहां पर दो मामलों में लोकसभा स्पीकर को ज्यादा यहां पर शक्ति नजर आती है मिली हुई। कैसे? पहला है धन विधेयक के मामले में हमने समझ लिया केवल किसको अधिकार है, ये लोकसभा स्पीकर को अधिकार है, क्योंकि धन विधेयक आता ही कहां से है, लोकसभा से ही शुरू होता है। क्लियर बात है। दूसरा है संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन के मामले में। देखो ज्वाइंट सेशन के मामले में अध्यक्षता इसकी कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। याद रखना आर्टिकल 108 संबंधित है संयुक्त अधिवेशन से, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये आर्टिकल 118 में यह प्रक्रिया पूरी तय की गई है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर साहब करेंगे, और लोकसभा स्पीकर साहब नहीं होंगे तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा, ये आर्टिकल 118 में क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर लोकसभा स्पीकर साहब नहीं है तो उपाध्यक्ष महोदय, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष महोदय हैं ये आप क्या करेंगे, ज्वाइंट सेशन को हेड करेंगे। ठीक है। और मान लो लोकसभा के स्पीकर महोदय भी हैं, गायब हैं, और आपके उपाध्यक्ष महोदय भी गायब हैं, फिर कौन आएगा, फिर राज्यसभा के उपसभापति आएंगे। याद रखना सभापति नहीं, उपसभापति। सभापति क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि सभापति न लोकसभा के सदस्य हैं न राज्यसभा के सदस्य हैं। इसलिए यही एक क्रम है जो आपका आर्टिकल 118 के तहत रूल्स में यह निर्धारित किया गया है। इसलिए आर्टिकल 118 ज्वाइंट सेशन से जोड़कर बताया, क्योंकि पूरा प्रोसेस ही वहां पर डिसाइड कर रखा गया है। अब सचिवालय जैसे जो भी आपका प्रोसीडिंग्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसके लिए सचिवालय होता है और इसका मुखिया आपका महासचिव रहता है। ठीक, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संसद का नेता, संसद के नेता को लेकर के क्या है, सदन का नेता कौन होता है, सामान्यतः प्राइम मिनिस्टर होता है। अब दूसरी बात आती है विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन की डिबेट बहुत ज्यादा हुई इस बार, क्यों हुई इसको समझते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन की बात होती है तो एक विपक्षी दल होना चाहिए। विपक्षी दल कब होगा, तो बोले 1/10 सदस्य। और ये देखो जीवी मावलंकर साहब जब आपके पहले अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कौन थे पहले, जीवी मावलंकर साहब। तो जीवी मावलंकर साहब जब पहले अध्यक्ष बनते हैं तो ये तय करते हैं कि 1/10 सदस्य अगर आ जाते हैं किसी भी पार्टी के तो वो अपने आप में क्या हो जाएगी, वो विपक्षी दल हो जाएगा, और विपक्षी दल से ही आपका लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा। ठीक है। अब बोले अभी क्या हुआ, अभी विपक्षी दल नहीं रहा। इसी तरीके से जब शुरुआती दौर में भी कोई भी पार्टी, जो दूसरी बड़ी पार्टी थी, कौन सी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी,
बोले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास इतनी सीटें ही नहीं थी, 1/10। 1/10 कितनी होती हैं? 55 सीटों के आसपास हुई। अब 55 सीटें ही नहीं थी, भाकपा की सीटें कितनी? 29 आ रही थी। तो कोई विपक्षी दल शुरुआती दौर में रहा ही नहीं, इकलौती कांग्रेस ही रही। पहली बार विपक्षी दल बनता है जब कांग्रेस टूटती है कांग्रेस ओ में, ठीक है। जब कांग्रेस ओ में टूटती है और कांग्रेस ओ टूटने के बाद यहां पर पहली बार विपक्षी दल आपको नजर आएगा और सर्वप्रथम यहां पर ही लीडर ऑफ अपोजिशन भी आपको दिखाई देगा। क्लियर? भारतीय संविधान में, भारत की राजनीति में कैसे विपक्षी दल का उद्भव होता है, तो 1969 की बात होती है जहां पर पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता दी जाती है। ये कहानी हमने समझ ली पूरी, और जो भी आपकी लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर के डिबेट है वो क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं, आगे आते हैं संसद के सत्रों पर। अब सेशन ऑफ जो किसके, पार्लियामेंट के सेशंस को समझना है। इसको समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम पीछे कर चुके हैं, क्योंकि ये बहुत आसान रहेगा आपके लिए। कैसे आसान रहेगा अभी देखो, बस सुनते चलना सारी चीजें जो बताई जाएं। सबसे पहले आपको बताया जाएगा सेशन में, देखो संसद में जो सत्र होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, है ना। उन सत्रों को किस तरीके से पहले आहूत किया जाता है, आहूत करने का क्या मतलब होता है, और इसकी चर्चा किसमें है? आर्टिकल 85 में है। ये सारी बातें हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं संसद के सत्रों के बारे में। कहां की थी याद करो, प्रेसिडेंट जब हम कर रहे थे, उसकी जब हम विधायी शक्तियां कर रहे थे, तो विधायी शक्तियों में हमने देखा था कि राष्ट्रपति के पास संसद से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, वो उसकी विधायी शक्ति कहलाती हैं। उसी में बात की थी हमने आहूत की, है ना। संसद को, सत्र को, जो सेशन होता है उसको आहूत करने का अधिकार किसके पास है, किसको यह राइट दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। अब जो सेशन होता है यहां निर्धारित किया गया है कि एक वर्ष में जो मिनिमम सेशन है वो 2 हो सकते हैं। मिनिमम सेशन की बात हो रही, क्यों हो सकते हैं? क्योंकि मैक्सिमम जो टाइम पीरियड गैप होना चाहिए 2 सेशन के बीच में, वो 6 महीने का होना चाहिए। तो बोले एक साल में 2 बार तो होगा ही होगा। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में सामान्यतः कितने सेशन होते हैं, तो 3 सेशन होते हैं। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। बजट सत्र जो होता है, याद रखना है कि सबसे लंबा सत्र होता है। सबसे अगर लॉन्गेस्ट सेशन कोई पूछा जाए कौन सा रहता है, तो वह बजट सत्र ही रहता है। तो आहूत करने संबंधित आपको मामले क्लियर हो गए होंगे। दूसरा यहां चर्चा की थी कि राष्ट्रपति ही क्या करता है, जितने भी सदन होते हैं उन्हें संबोधित करता है ना। जब सदन की शुरुआत होती है तो संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 86 में और 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन रहता है। विशेष संबोधन कहां पर रहेगा? देखो हर आम चुनाव के बाद में, जब भी आम चुनाव होगा, आम चुनाव के बाद में जब पहला सत्र की पहली बैठक होती है, तो उसका संबोधन कौन करता है? उसका संबोधन प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। प्रेसिडेंट महोदय को लिख करके जो अभिभाषण कौन देता है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है। अब बोले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, इन्हें संबोधन करने के लिए अभिभाषण लिखकर देती है। यहीं पर एक धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे ही पहले आम चुनाव खत्म होते, सारी चीजें जोड़ते हुए चलना, अभी और आगे क्लियर होता जाएगा। देखो जैसे ही पहला अभिभाषण देते हैं राष्ट्रपति महोदय, और जैसे ही कंप्लीट होता है, चूंकि यह अभिभाषण किसके द्वारा दिया जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है। और इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। अगर बाई चांस धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है, अगर उस सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, तो ये मान लिया जाएगा भैया कि वो जो सरकार बनी है नई, इसके पास बहुमत नहीं, अल्पमत में आ गई है। क्योंकि यह जो अभिभाषण है ये किसके द्वारा दिया जा रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये संकट पैदा हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझे कि राष्ट्रपति का विशेष संबोधन कब होता है? आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है। उसके अलावा जो प्रत्येक सत्र में आप पहली बैठक प्रारंभ में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन हो सकता है। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष के जो पहले दिन जो सत्र होता है, प्रत्येक वर्ष के पहले दिन भी राष्ट्रपति का संबोधन, यह आर्टिकल 87 में यह बात बोली गई है। क्लियर? तो आर्टिकल 87, 86, 85 तीनों क्लियर हो गए। संसद को आहूत करना यानी कि संसद को बुलाना, यह राइट किसके पास होता है? यह राष्ट्रपति के पास होता है। दूसरा है स्थगन। देखो स्थगन में कंफ्यूज मत होना, स्थगन और सत्रावसान दोनों अलग चीजें होती हैं। यहीं पर गलतियां करवाता है आपसे आयोग। स्थगन क्या होता है? स्थगन को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, स्थगन कैसे लिख रहे हो? आधी सा से लिख रहे हो। और स्पीकर कैसे लिखोगे? स्पीकर भी आधी सा से लिखोगे। याद लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो आधी सा स्पीकर है, आधी सा से स्थगन है। इसको विजुलाइज करो और याद करो कि स्थगन करने का अधिकार किसके पास? बोले स्पीकर के पास रहता है। तो स्थगन एडजर्नमेंट होता है और सत्रावसान प्रोरोगेशन होता है। ठीक है, तो सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास होता है? सत्रावसान जो है राष्ट्रपति करता है। हमने वहां पढ़ा था सत्र को आहूत करने का, सत्र को सत्रावसान करने का और सत्र को विघटित करने का, ये सारे अधिकार किसके पास हैं? बोले ये सारे के सारे अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास रहते हैं। देखो यार समझो,
स्थगन का मतलब हो सकता है कुछ घंटों के लिए, है ना, कुछ घंटों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए भी स्थगित की जा सकती है जो कार्रवाई चल रही होती है। लेकिन सत्रावसान का मतलब होता है कि जो सत्र, एग्जाम्पल लेते हैं बजट सत्र चल रहा है और यहां पर बोल दिया गया राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कि यह सत्रावसान किया जाता है, तो वो पूरा का पूरा सत्र खत्म हो जाएगा। अब नया सत्र आएगा, शीतकालीन सत्र या ग्रीष्मकालीन जो भी सत्र आएगा, है ना, मानसून या शीतकालीन, नया सत्र ही चालू होगा, वो वाला सत्र हो गया खत्म, उसका हो गया अवसान। तो ये होता है सत्रावसान। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं तो अनिश्चित काल के लिए स्थगन, यह भी स्थगन है और यह स्थगन का राइट भी अध्यक्ष के बाद। स्थगन संबंधी जितना भी अधिकार है वो वहां पर जो हेड पे बैठा हुआ स्पीकर है उसी के पास ये राइट रहता है। सत्रावसान किसके पास रहता है? सत्रावसान का अधिकार रहता है आपका प्रेसिडेंट के पास में। फिर अगला है जो सदन है इसकी भाषा। देखो सदन की जो भाषा होती है ये आर्टिकल 120 के तहत ये निर्धारित किया गया कि लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट क्या रहेगी। तो लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट को लेकर देखो डिबेट हुई कि शुरुआती स्तर पे बोला गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे करके इंग्लिश को क्या किया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा। लेकिन अब साउथ में जो साउथ इंडियन जो आपके लोग हैं, साउथ के जो स्टेट्स हैं, यहाँ विरोध हुआ कि भाई दोनों भाषाएं रखिए आप, हिंदी भाषा बोलने में सहजता नहीं है साउथ के स्टेट्स को, तो अब दोनों भाषा इसलिए अभी तक बनी हुई हैं। तो पार्लियामेंट की जो भाषा रहती है दोनों रहती है, लेकिन एक प्रावधान यहाँ किया गया है साथ में कि अगर वहां का स्पीकर चाहेगा, लोकसभा या राज्यसभा, एग्जाम्पल लेते हैं ओथ के समय, अगर स्पीकर या चेयरमैन चाहे तो वहां पर उसे मातृभाषा में भी बोलने का अधिकार दे सकता है। किसी बिल पर अगर वहां का स्पीकर चाहे तो उस व्यक्ति को उसकी मदर टंग में बोलने का भी अधिकार दे सकता है, ये याद रखना। ये इसी में प्रोविजन किया गया है और आर्टिकल 120 के अंतर्गत सदन की जो भाषा है इसका उल्लेख किया जाता है। फिर आते हैं, बात करते हैं कोरम पर। अब देखो कोरम के लिए आपका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 100। ये जो महत्वपूर्ण आर्टिकल यहां चर्चा की जा रही है यही केवल आपको याद रखने बेहद जरूरी आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में आपके आते रहते हैं। देखो कोरम क्या होता है? कोरम का सीधा मतलब ये समझो कि एग्जाम्पल लेते हैं, कुल सदस्य संख्या 500 है, 550 रहती है। अब 550 का 1/10 कितना होता है? 55 रहता है। तो जो आपका प्रोसीडिंग्स है, जो प्रोसीडिंग्स आपकी संसद में चालू होनी है, जब तक आपके उस सदन में 55 सदस्य नहीं हो जाएंगे कोई भी कार्रवाई चालू नहीं की जाएगी, उसी को बोला जाता है कोरम। यानी कि उतना कोरम 1/10 भाग जो है आर्टिकल 100 में बोला गया है कि इतना कोरम आपको पूरा करना पड़ेगा तभी आगे की कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। क्लियर बात? तो कोरम क्या होता है यह समझ में आ गया होगा। आगे दिया हुआ है लेम डक सेशन। लेम डक सेशन क्या होता है? देखो लेम समझ में आ रहा होगा, लेम डक बैठे होंगे यहाँ पर। अब लेम डक कौन है? देखो पिछली जो आपकी लोकसभा होती है, पिछली लोकसभा के चुनाव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नवनिर्वाचित जो लोकसभा रहती है इसमें जीत कर नहीं आते, हार जाते हैं। तो पिछली लोकसभा का जो अंतिम बैठक होती है उस अंतिम बैठक में वो लोग जो इस वाली नई वाली लोकसभा में हार गए हैं इन्हें बोला जाता है लेम डक। तो इसीलिए यहाँ लेमडक बैठे हुए हैं, तो उस सेशन को, अंतिम सेशन को क्या नाम दिया जाता है? लेमडक सेशन नाम दिया जाता है। क्लियर बात? समझ गए? एक एक वर्ड का मतलब समझ गए? जो बातें यहाँ लिखी हुई थी कोशिश की है समझाने की, ठीक है। अब वो कोशिश यहाँ पर समझाने की रहती है ताकि पढ़ने के स्तर पर आपके पास नोट्स अपने रहते होंगे, नहीं रहते होंगे, अगर इन नोट्स को रीड करोगे तो इन नोट्स में आपको एक एक बात, कही गई बात समझ में आनी चाहिए ये लेक्चर लेने के बाद में। अब आते हैं विघटन को लेकर के। देखो विघटन का राइट किसके पास है? देखो विघटन का अधिकार किसके पास, एक सेकंड, हाँ विघटन का अधिकार किसके पास है? विघटन का राइट तो राष्ट्रपति को ही दिया गया है। अब बोले विघटित होने के संदर्भ में, यहाँ विधेयकों के मामले में हम समझेंगे क्या विधेयकों के मामले में विघटन है, वहां लोकसभा के विघटन की बात है, यहाँ बात है विधेयकों के विघटन की। यहाँ होता यह है कि कौन से बिल होते हैं जो एक्ट बनने के प्रोसेस में रहते हैं, यदि लोकसभा विघटित हो जाती है, ठीक है, यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो वो बिल, उन बिल की स्थिति क्या रहेगी, यहाँ बात ये करनी है। इस वाले सीट से समझ में आएगा अभी। तो इस वाले सीट से आपको यह समझना है, इतना याद रखना है आपको केवल कि कोई भी मामला अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो चुका है, कोई भी आपका मान लीजिए बिल आता है, ठीक है, कोई बिल लाया जाता है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है, पारित हो चुका है, आगे कहीं भी पड़ा हुआ है, पुनर्विचार के लिए पड़ा है या आपका राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है, किसी भी जगह पर पड़ा हुआ है, केवल अपने को याद रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की भूमिका खत्म हो चुकी है। अब जब दोनों की भूमिका खत्म हो गई, दोनों जगहों से पास हो गया है, तो उसके बाद लोकसभा विघटित भी हो जाती है, तब भी जब अगली लोकसभा होगी आएगी तो वहां पर वो बिल समाप्त नहीं माना जाएगा। याद रखना, अगली लोकसभा में भी वो बिल समाप्त नहीं माना जाएगा, वो पूरा का पूरा एक्ट बनने का क्या रखता है? अधिकार रखता है, याद रखना, ठीक है। तो वो विघटित नहीं होगा। कौन सा विघटित नहीं होगा? जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो चुका है। लेकिन एक और आपका बिल है
जो राज्यसभा से ही आता है, शुरू होता है और वो राज्यसभा में ही रह जाता है और तभी लोकसभा का विघटन हो जाता है। राज्यसभा तो कभी विघटन होती ही नहीं है, तो बोले राज्यसभा में ही है, अभी राज्यसभा में ही पास नहीं हो पाया है, लोकसभा का विघटन हो गया है। तो लोकसभा में जब गया ही नहीं है तो फिर उस बिल को क्यों समाप्त किया जाए। तो यही तरीके होते हैं जहां पर बिल समाप्त नहीं होता है। इसके अलावा लोकसभा में शुरू हुआ, लोकसभा में ही है, तब भी अगर विघटित हो गई लोकसभा तो बिल समाप्त हो जाएगा। लोकसभा में है, पास हो चुका है, राज्यसभा में है, तब भी वो समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा में पास हो गया है, लोकसभा में मौजूद है, तब भी बिल समाप्त हो जाएगा। तो बेसिकली बिल समाप्त कहां नहीं होगा, इसको छोड़ दो, लिस्ट को ऐसे ही सुन लो। बिल वहां पे नहीं समाप्त होगा जहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया है, या फिर न लोकसभा तक वो पहुंचा ही नहीं है, अभी राज्यसभा में ही पड़ा हुआ है। तो यही दो तरीके हैं आपके जहां पर वो बिल जो है लैप्स नहीं करता है। बस इतना अपने को याद रखना है, फिर चाहे कितना भी घुमा के पूछ ले क्वेश्चन, आपसे गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की। आज ये देखते हैं, आज ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग देखेंगे और फिर इसके अंतर्गत ही जो प्रस्ताव रहते हैं इसको भी समझेंगे। थोड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो कोई भी चीज यहां पर छोड़नी नहीं है आपको और समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही रहना चाहिए कि सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो संसदीय कार्रवाई देखते हैं, पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स होती है, इस प्रोसीडिंग में सबसे पहले आपका क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। जैसे संसद की कार्रवाई बैठती है, ठीक है, सदन की कार्रवाई बैठ रही है, शुरुआत कैसे होगी, शुरुआत सबसे पहले होगी आपकी क्वेश्चन आवर से। क्वेश्चन आवर में क्या किया जाएगा, बिल्कुल सुनना है, इजिली सुनना है, सारी बातें अभी आपको जो लिखी हुई हैं वो फिर जब आप पढ़ोगे ना तो फिर सारी आपको याद हो जाएंगी वीडियो देखते देखते ही। होता क्या है, देखो क्वेश्चन आवर शुरू होता है और क्वेश्चन आवर कितने बजे से, लोकसभा और राज्यसभा, संसद की बात कर रहे हैं तो लोकसभा और राज्यसभा में केवल टाइम अलग अलग है। देखो लोकसभा में जो टाइम है वो 11 से 12 है, क्या है टाइम, 11 से 12 है, और राज्यसभा में जो टाइम है वो 12 से 1 है बस। बाकी जो प्रोसेस है, तरीका है, दोनों जगहों पर सेम है। किया क्या जाता है, यहां पर जो मंत्री होते हैं, जो सरकार होती है उसके मंत्रियों से सवाल किए जाते हैं। ये सामान्यता याद रखना, यहां अगर बोल दे केवल मंत्रियों से, कहना नहीं, अगर प्राइवेट बिल कोई आता है उस पर अगर सवाल जवाब हो रहा है तो वहां पर जरूरी नहीं है कि मंत्रियों से ही किए जाएं, लेकिन सामान्यता यहां पर इसी बात को फॉलो किया जाता है कि जो क्वेश्चन आवर है हम क्वेश्चन करेंगे किससे, मंत्रियों से, क्योंकि भैया तुम्हें सरकार ने चुन के, जनता ने चुन के भेजा है, तो तुम्हारी जवाबदेहिता बनती है, तुम्हें अकाउंटेबल बनाया जाएगा और जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका आपको जवाब देना होगा। बोले ठीक है, चलो हम जवाबदेह हैं और जवाबदेह हैं तो पूछो। जैसे ही सदन शुरू होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन आवर शुरू होगा। अब क्वेश्चन आवर जैसे ही शुरू होता है तो 3 तरीके होते हैं यहां प्रश्न पूछने के, कौन कौन से, एक होते हैं स्टार्ड, जिन पर स्टार लगा हुआ है, ऐसा समझो, जिन पर स्टार लगा हुआ है, हरे हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, जो ये के सारे कैसे हैं, मौखिक प्रश्न हैं। और जिन पर स्टार नहीं लगा हुआ है ये कैसे, आप लिखकर जवाब दे सकते हो। मंत्री जी ने देखा कि जो स्टार लगे हुए हैं इनको बोलकर अभी सदन में खड़े होकर इनका जवाब देना है, और जिन पर स्टार नहीं लगा हुआ है इनको क्या है, लिखकर जवाब देना है। ठीक, तीसरे होते हैं अल्प सूचना के, यह भी देखो अल्प सूचना वाले भी कैसे आपको मौखिक जवाब देना होता है। तो 2 हो गए तरीके जहां पर आपको मौखिक बोलकर जवाब देना है, और एक होता है जो तारांकित नहीं होते हैं ना, अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड होते हैं जो, तो उन्हें क्या है, लिखकर जवाब देना होता है। याद रखना ये तारांकित अतारांकित ये दोनों जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके पहले 15 दिन पहले क्या होता है, आपको नोटिस देना होता है कि हम ये प्रश्न पूछेंगे, स्टार्ड और अनस्टार्ड। वही जो अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं इन्हें आप 10 दिन के कम समय में भी नोटिस देकर पूछ सकते हो। तो ये ज्यादा महत्व वाले जो प्रश्न होते हैं तुलनात्मक दृष्टिकोण से, वो अल्प सूचना वाले प्रश्नों की कैटेगरी में रख करके पूछा जाता है। ध्यान से समझे। अब देखो मंत्री जी से सवाल पूछे गए, अब मंत्री जी ने स्टार वाले प्रश्नों पर जवाब देना शुरू किया। बोले जवाब आपने दिया, हम संतुष्ट हुए या नहीं हुए। अब बोले फिर क्या होता है, फिर आप क्या है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। यहां क्या है, आप मौखिक उत्तर देंगे मंत्री जी और आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हो। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है इस पर क्वेश्चन आप दाग सकते हो मंत्री जी के ऊपर, और यहां आपके पास अधिकार है 2, मैक्सिमम आप कितने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, 2। ये नहीं कि दिन भर सप्लीमेंट्री ही पूछते चले जा रहे हो, क्योंकि 1 घंटे का ही क्वेश्चन आवर है, तो 1 घंटे का क्वेश्चन आवर मेंटेन करना है, इसलिए 2 ही बार मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लियर। तो यहां आपको स्टार्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अनस्टार्ड होता है, अनस्टार्ड में होता है कि मंत्री जी क्या करेंगे, लिखकर उसका रिप्लाई करेंगे। जो हम प्रश्न लिखकर पूछेंगे और वही प्रश्न का उत्तर आप क्या है, लिखकर हमें दोगे। इस पर कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अनुपूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हो, यहां ये बात याद रखना। तीसरा जो अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं इस पर भी आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन यहां 10 दिनों से कम की नोटिस में ही आपको पूछना होता है। और आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहां देख लिया सदन की जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है, प्रोसीडिंग्स में 3 तरीके के कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, यह क्लियर हो गया। और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आवर के बाद आता है पार्लियामेंट में आपका क्या, जीरो आवर। अब जीरो आवर क्या है,
क्या भैया एक बात बताओ, संसदीय जो शासन व्यवस्था है ये हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। अगर पूछा जाए आपसे क्या ब्रिटेन में ये 0 आवर जैसी कोई व्यवस्था है, तो बताना है बिल्कुल नहीं है। ब्रिटेन में ये 0 आवर शून्यकाल जैसी व्यवस्था नहीं है, ये भारत की ही, ये भारत की ही पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इसका ही इनोवेशन है। क्योंकि करते क्या थे हमारे यहाँ पे जो सांसद होते थे, ये जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होता था उसके बाद प्रश्न पूछना शुरू करते थे, है ना। जो महत्व के, जो ज्यादा राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न होते थे उनके बारे में, तत्कालीन महत्व के मुद्दों पर क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते थे। बोले जब हमारे ये बिहेवियर में ही था तो इसको क्या किया गया, इसको हम पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, इसको हमने शामिल कर दिया 0 आवर के रूप में। अब जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होता है, सामान्यतः आधे घंटे तक के लिए यह 0 आवर चलता है। इस 0 आवर में याद रखना जो अल्प सूचना वाले प्रश्न है ना, इन अल्प सूचना वाले प्रश्नों को भी इस 0 आवर में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जो तत्कालीन महत्व के होते हैं, उस समय महत्व के प्रश्न रहते हैं, उन महत्व के प्रश्नों को यहां पर उठाया जाता है। किसके अंतर्गत? शून्यकाल के अंतर्गत। सामान्यतः होता क्या है, देखो कोई ऐसा 10 दिन पहले नोटिस, 15 दिन पहले नोटिस वाला यहां पर बवाल नहीं है। यहां क्या है, सुबह 10 बजे आप सूचित कर दो, वहां नोटिस दे दो। सामान्यतः जो अभी होता है 10 बजे वहां नोटिस दे दिया जाएगा कि भाई हम ये प्रश्न पूछेंगे शून्यकाल के अंतर्गत, तो आप इस पर जवाब अपना तैयार कर लो, ठीक है। तो मंत्री जी जो है शून्यकाल पर इस तरीके से जवाब देते हैं। अब ये देखो प्रोसीडिंग के अंतर्गत हमको प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर क्लियर हो गया, शून्यकाल क्लियर हो गया। अब आता है प्रस्ताव। कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं। प्रस्ताव का मतलब ये होता है, देखो प्रस्ताव के पहले, समझने से पहले हमें बिल पता होना चाहिए। बिल कितने प्रकार के होते हैं? देखो बिल 2 प्रकार के होते हैं, एक गवर्नमेंट बिल होता है और दूसरा प्राइवेट बिल होता है। इतना तो सभी को पता हो, लेकिन ये होता क्या है ये बताओ। देखो गवर्नमेंट बिल वो होते हैं जो किसी मंत्री के द्वारा लाए जाते हैं। किसके द्वारा? जो बिल, किसी, जो विधेयक किसी मंत्री के द्वारा लाए जाएंगे, वो सारे के सारे विधेयक क्या होते हैं? गवर्नमेंट बिल्स होते हैं। फिर ये प्राइवेट बिल क्या होते हैं? देखो प्राइवेट बिल वो होते हैं जो गैर मंत्री, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो किसी विपक्षी सरकार, जो विपक्षी दल होता है उस व्यक्ति के द्वारा ही लाए जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर वह व्यक्ति सरकार का है और मंत्री नहीं है तब भी वह प्राइवेट बिल रहता है। लेकिन सामान्यतः जो प्राइवेट बिल होते हैं वो विपक्षी दल होता है, जो विपक्ष की सरकार होती है उसके ही किसी व्यक्ति के द्वारा लाया जाता है। अब हम अपने यहाँ की डेमोक्रेसी को देख लेते हैं कितना हेल्दी है। हेल्दी कैसे समझोगे? अगर ये प्राइवेट बिल पास हो जाता है तो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है बहुत ज्यादा स्वस्थ है। और अगर कोई प्राइवेट बिल पास नहीं हो पा रहा है तो आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है इसकी क्या स्थिति बनी हुई है, ठीक है। अब इसको समझना है तो स्वतंत्रता के बाद से समझो। कैसे? 1970 तक स्थिति यह थी कि हमारे यहाँ पर 14 प्राइवेट जो मेंबर बिल हैं वो पास हो गए थे। तो 1970 तक की बात है। तब तक जो आपका लोकतंत्र था, जो डेमोक्रेसी थी, बहुत ज्यादा हेल्दी थी। यानी कि जो प्राइवेट मेंबर के द्वारा बिल लाए जाते थे वो भी पास कर दिए जाते थे। और 70 के बाद से स्थिति यह है कि आज तक एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हो पाया है, ठीक है। एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हो पाया है, इससे आप समझ सकते हो। तो यहां प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट बिल दोनों क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बिल की। अब बिल जैसे कोई भी विधेयक है, कोई विधेयक अगर आपका किसी एक सत्र में हम शुरू करते हैं, कैसे? इसकी रीडिंग, वाचन को समझते हैं, जिसे वाचन बोलते हो आप, रीडिंग कैसे होती है। और ये जब रीडिंग समझ लोगे तो ये जो प्रस्ताव हैं, कटौती प्रस्ताव, इन सभी को भी हम इजिली समझ लेंगे। पहले हम जानते हैं कि जो बिल होता है इसकी स्टेजेस क्या होती हैं, है ना। क्या देखने वाले हैं? स्टेजेस ऑफ बिल्स। तो स्टेजेस ऑफ बिल समझेंगे तो सबसे पहले आपकी पहली रीडिंग किसी भी सत्र में, पहले सत्र में आता है और पहले सर्कुलेट किया जाता है। ये सर्कुलेट जो किया जाता है, ये सर्कुलेशन जरूरी नहीं होता है, गजट वगैरह में निकालना यह जरूरी नहीं होता है। भारत सरकार गजट में निकाले ना निकाले उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है। जैसे इसको एग्जांपल लेते हैं, 370 से रिलेटेड क्या सर्कुलेट किया गया था? नहीं किया गया था। सीधे आए थे और सीधे यहाँ पर फर्स्ट रीडिंग के तौर पर वहां पर आपको देखने को मिला था। जो भी वहां पर विधेयक या कानून, विधेयक लेकर आई हुई थी गवर्नमेंट, तो उसकी कोई भी उसका सर्कुलेशन नहीं किया गया था। अब बोले जब फर्स्ट रीडिंग होती है तो फर्स्ट रीडिंग में किसी भी तरीके का कोई वोट नहीं होता है, याद रखना। कोई वोट नहीं होता है, कोई डिबेट और डिस्कशन नहीं होता है। पहली रीडिंग में आपका जो विधेयक रखा जाता है केवल वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्या किया जाता है? याद रखना सारी चीजें। पहली जो रीडिंग में वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी विधेयक के बारे में वहां के सदस्यों को। इसके बाद वह विधेयक जाता है किसके पास में? अब सदस्यों के पास तो इतना समय होता नहीं है, तो किसके पास जाता है? जो कमिटीज होती हैं। कमिटीज भी 2 तरीके की होती हैं, एक होती है प्रवर समिति, सिलेक्टिव समिति कमिटीज जो होती हैं, दूसरी होती है ज्वाइंट कमिटी। देखो जो केवल एक ही सदन की समिति होती है उसको बोला जाता है प्रवर कमिटी, ठीक है, सिलेक्ट कमिटी। और जो ज्वाइंट कमिटी होती है, दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें शामिल होते हैं, वो होती है आपकी ज्वाइंट कमिटी। तो इनके पास जाता है, इन समितियों के पास जाएगा।
प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगी, मॉनिटरिंग करने के बाद में कुछ सुधार होगा, उस सुधार को रिकमेंड करेंगी, फिर ये आता है भैया सदन में सेकंड रीडिंग के लिए। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग हमने देखा, फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, फिर कमेटी के पास वो विधेयक पहुंच चुका है, अब वो विधेयक जो बिल है वो सेकंड रीडिंग में आता है। सेकंड रीडिंग में होता क्या है, सेकंड रीडिंग में आपकी डिबेट होती है, सेकंड रीडिंग में आपका डिस्कशन होता है, और सेकंड रीडिंग में ही आपका कोई अमेंडमेंट अगर होना होता है तो वो होता है। तो दूसरी रीडिंग में क्या हो रहा है, प्रॉपर उस पर वाद विवाद होगा, अगर कोई अमेंडमेंट होना होगा, कोई डिस्कशन होना होगा तो वो दूसरी रीडिंग में होगा, जिसे द्वितीय वाचन में बोला जाता है। ये सारा प्रोसेस होता है, तो सेकंड रीडिंग में ये सारा प्रोसेस हो जाता है। फिर आपका क्या होता है, फिर देखो थर्ड रीडिंग में क्या होगा, थर्ड रीडिंग में अब वोट होता है। तो पहली रीडिंग में वोट नहीं होता है, इंट्रोड्यूस होता है, दूसरी रीडिंग में डिबेट, डिस्कशन एंड अमेंडमेंट होता है, और तीसरी रीडिंग में आपका वोट होता है। और वोट होने के बाद में पहले जो सदन में जहां पर ये विधेयक आया हुआ है वहां से ये पारित हो जाता है। समझ में आया कि बिल जो है ये पारित कैसे होता है। फिर ये चला जाता है दूसरे सदन में, और दूसरे सदन में भी यही सेम प्रोसेस अपनाया जाता है, फर्स्ट रीडिंग कमेटी, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, देन वोट, देन बिल बिकम एक्ट। ठीक है, फिर चला जाता है, अभी बिल बिकम एक्ट नहीं, अभी ये बिल जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंट के जब साइन हो जाएंगे तो वो बिल बन जाएगा एक्ट। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। बिल को आपने इसके स्टेजेस को समझ लिया होगा, कैसे संसद में आपके ये बिल जो है एक कोई भी बिल आकर के एक्ट कैसे बनता है। अब इस प्रस्ताव को समझते हैं। ये जो आपका क्लोजर है ना, जिसको क्लोजर मोशन बोला जाता है, कटौती प्रस्ताव क्या होता है। यहां जब हमने स्टेजेस समझी ना, इसीलिए स्टेजेस पहले पढ़ ली, क्योंकि अब कटौती प्रस्ताव समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, कोई मान लीजिए विधेयक जा रहा है, अब उस पर डिबेट हो रही है, अब डिबेट डिस्कशन में बहुत टाइम अगर लगा रहे हैं तो उसके लिए आप साधारण कटौती प्रस्ताव ला सकते हो। सिंपल जो क्लोजर मोशन होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें यह देखा जाता है कि यार जो विधेयक पर चर्चा हो रही है ना, उस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब कटौती प्रस्ताव ला करके इस चर्चा को खत्म करो और थर्ड रीडिंग में जल्दी से मतदान कर दो। ये होता है साधारण कटौती प्रस्ताव। कब लाया जाता है, समझ में आया। दूसरा कौन सा है, दूसरा है घटकों में कटौती, कंपार्टमेंट क्लोजर जिसको बोलते हैं। तो कंपार्टमेंट क्लोजर कब लाया जाता है, यह तब लाया जाता है जब यह तय किया जाता है कि जो है क्या किया जाएगा, यहां बोला जाएगा कि इसको अलग अलग ग्रुप्स में, पार्ट्स में बांट लो, किसी भी विधेयक को अलग अलग पार्ट्स में बांट लो, ग्रुपिंग कर लो, और फिर उसके बाद में आप इस पर वोट करा दो। तो ये इस तरीके से कंपार्टमेंट क्लोजर जो मोशन है ये लेकर आया जाता है। तीसरा होता है आपका कंगारू कटौती। इन सभी से प्रश्न आपके यूपीपीसीएस में खूब बनते हैं, और ये आसान है समझना। साधारण कटौती कब करनी है, जब पर्याप्त चर्चा हो चुकी है विधेयक पर, अब इसको क्या करो, वोटिंग के लिए ले आओ। और कंपार्टमेंट क्या होता है भैया, घटकों में कटौती क्या होता है, ग्रुप्स बना लो, पार्ट्स में डिवाइड कर लो, और उसके बाद में क्या करो, विधेयक को समूह बनाकर उस पर चर्चा कर दो। तीसरा होता है कंगारू कटौती। कंगारू कैसे चलता है, कंगारू जगह छोड़ छोड़ करके चलता है कि नहीं, फुदक फुदक के। तो बोले कंगारू जब फुदक फुदक के चलता है, तो जो ये कटौती वाला है, जो कंगारू क्लोजर है, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें भी छोड़ छोड़कर जो खंड होंगे महत्वपूर्ण वाले, उन पर चर्चा कर ली जाएगी। यानी कि जो महत्वपूर्ण वाले खंड होते हैं, आप उसको स्किप करते हुए क्या कर सकते हो, कंगारू की तरह स्किप करते हुए केवल उन्हीं पर मतदान कर दो जो ज्यादा महत्वपूर्ण खंड हैं। तो इसीलिए इसको कंगारू क्लोजर कहा जाता है। सबसे लास्ट आता है गिलोटिन प्रस्ताव। गिलोटिन प्रस्ताव में क्या किया जाता है, गिलोटिन प्रस्ताव में सीधी सी बात है, केवल उस भाग पर चर्चा की जाएगी जो भाग छूट गया होता है। जिस भाग में चर्चा नहीं हो पाती है, केवल उसी भाग पर चर्चा की जाएगी और मतदान करके इसको कंप्लीट किया जाएगा, जो प्रोसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये जो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, बेसिकली जो बिल में देरी हो रही होती है, इस देरी से बचने के लिए, इस देरी को खत्म करने के लिए ही यह आपका कटौती प्रस्ताव लेकर आया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कुछ और प्रस्ताव महत्वपूर्ण दिए हुए हैं, जैसे स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है। अब बताइए भाई, स्थगन प्रस्ताव है और जो अविश्वास प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव है, ये कब लाया जाता है। देखो, जो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, आपका ध्यान से समझना, यहां पर जो महत्व आकस्मिक, जैसे स्थगन प्रस्ताव कब लाते हैं, कोई आकस्मिक मुद्दा है और आकस्मिक मुद्दे पर जो कार्रवाई सदन में चल रही होती है, वो कार्रवाई रोकनी बहुत जरूरी है, और वो कार्रवाई जब तक आप नहीं रोकोगे, है ना, वो कार्रवाई जरूरी हो जाती है रोकनी। तो आकस्मिक मुद्दों पर बहस करना बहुत जरूरी है। तो 2 से 2.5 घंटे की कम से कम इस पर बहस होती है स्थगन प्रस्ताव पर। तो स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है, ये क्लियर हो गया होगा। और अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव के बारे में ये है कि देखो, अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाएगा वो बेसिकली किसके द्वारा लाया जाएगा, वो विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। जब देखेगा कि जो सरकार है जिसकी, उस दल के पास अगर विपक्ष को दिखाई दे रहा है स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो वह सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा और यह स्थापित करेगा, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्लियर हो जाएगा कि जो दल है, जिसकी सरकार है, इसके पास में पर्याप्त बहुमत नहीं है, अल्पमत में आ चुकी है, तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन 2 यहां पर टर्म एंड कंडीशन लगाई गई। टर्म कंडीशन ये लगाई गई कि भैया आप स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों लाने से पहले कम 50 सदस्यों की सहमति जरूरी होगी इस प्रस्ताव पर।
नहीं तो ऐसे तो कभी भी उठाकर तुम प्रस्ताव ले आओगे, अविश्वास प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं। इसीलिए अगर कोई कार्रवाई सदन में चल रही है तो अविश्वास प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव, स्थगन कोई आकस्मिक मुद्दे पर लाया जाता है, इन दोनों प्रस्तावों को लाने से कम 50 सदस्यों की अनुमति होनी जरूरी होती है, तभी आप ये प्रस्ताव ला सकते हो। और विश्वास प्रस्ताव देखो सरकार ही लाती है, सरकार अपना विश्वास जो है जाहिर करती है कि हम देखो भाई हम ये विश्वास प्रस्ताव लाए हैं और हम यहाँ पर बहुमत में हैं। यहाँ देखो कई बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया सरकारों के द्वारा, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा आपको पता होगा लाया गया था, जहां पर वो विश्वास प्रस्ताव को पारित नहीं करा पाए थे, जिसके बाद उनकी सरकार गिर जाती है। फिर आते हैं निंदा प्रस्ताव पर। निंदा प्रस्ताव किसके लिए लाया जाता है, यह प्रश्न सीधा पूछा जाता है। किसी मंत्री के विरुद्ध अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे निंदा प्रस्ताव बोला जाता है। और वही धन्यवाद प्रस्ताव किसके लिए लाया जाता है, देखो धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा था हमने, राष्ट्रपति जब विशेष भाषण देते हैं और विशेष भाषण के पश्चात वह धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा, और जो अभिभाषण तैयार करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो बोले अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव जो थैंक यू मोशन है, अगर ये नहीं पास हो पाया तो सीधा मान लिया जाएगा कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही लाया हुआ अभिभाषण ही पास नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब सरकार किसमें आ चुकी है, सरकार जो है अल्पमत में आ चुकी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, जो ध्यान आकर्षण जैसे है, लोकहित का कोई मामला है जिस पर सरकार ध्यान नहीं, अब मंत्री जी बैठे हुए हैं वहां पर, अब मंत्री जी बैठे हुए हैं और उनके ही मंत्रालय के अधीन कोई बहुत महत्वपूर्ण है ना पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मामला है जिस पर ध्यान नहीं मंत्री जी का, तो ये प्रस्ताव ला करके उनका ध्यान आकर्षण कराया जाएगा कि मंत्री जी देखिए ये मुद्दा जो है आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये सारे प्रस्ताव हैं। इस तरीके से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चलती है, कैसे पहली रीडिंग से दूसरी रीडिंग तीसरी रीडिंग होते हुए कोई बिल जो है एक्ट बनता है, ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। संसद जो बहुत जटिल लगता है, अब बताओ यार संसद की जो सारी चीजें हमने समझी, लोकसभा राज्यसभा है ना, लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ हमने सारे सेशन समझ लिए कि कैसे क्वेश्चन आवर होता है, फिर कैसे आपका वहां 0 आवर होता है, इसके बाद जो हमारे प्रस्ताव रहते हैं महत्वपूर्ण वो हमने समझ लिया। आगे हम क्या है बजट से संबंधित अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, अभी पार्लियामेंट का सेकंड पार्ट और है, इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आज 5 दिन अपने कंप्लीट हो गए, और बताओ जो 5 दिन हमने किए हुए हैं लगभग आधी पॉलिटी का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपको देखो ये भरोसा भी हो गया होगा कि 10 दिनों में हम पॉलिटी को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और रिवाइज क्या है, अगर क्वालिटी कंटेंट रखा जाए तो ये पर्याप्त समय होता है इतना पॉलिटी पढ़ने के लिए पीटी के टाइम पे, है ना। पीटी के टाइम पे हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो डिबेटेबल वाली चीजें होती हैं, जो बहुत ज्यादा एनालिटिकल चीजें होती हैं, उन पर कम ध्यान देते हैं। हालांकि जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट से जो फैक्ट निकल कर आते हैं, उन कॉन्सेप्ट पर को तो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं है कि रटने में जुटे हुए हो, रटने वाली चीजें बहुत मिनिमम होती हैं। ज्यादातर चीजें जो होती हैं आपने पढ़कर यहां समझा होगा कि ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो कॉन्सेप्ट से निकलकर ही फैक्ट आते हैं, है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो फैक्ट आपको रटने नहीं पड़ेंगे, मिनिमम चीजें रट करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो पॉलिटी में। तो यहां प्रयास यही किया जाता है कि जो तथ्य है उसके रीजन को समझा दिया जाए, रीजन को समझने के साथ वो तथ्य आसान हो जाएगा आपके लिए, और पॉलिटी का जो भय है वो खत्म हो जाएगा। तो अब बताना आज 5 दिन पूरा हो चुका है, वीडियो कंप्लीट कर रहे हो, यहां पर आ चुके हो, तो वीडियो कंप्लीट होने के साथ आप बताओ कि 5 दिनों में कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, पॉलिटी वॉलिटी को लेकर के मजा आ रहा है कि नहीं, और क्वेश्चंस अब आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। अच्छे से जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो क्वेश्चंस भी करो आप, और बढ़िया से अपना सारा 55 दिन तक एकदम ध्यान केंद्रित रखते हुए, इधर उधर ज्यादा टाइम नहीं खराब करना है। ये 55 दिन एकदम सीरियसली एकदम कंसिस्टेंट रह करके अपनी पढ़ाई करते रहना है। चलो वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, धन्यवाद।